ठीक है, तो मैं एक एक वीक का लेकर आऊंगी, लेकिन मैडम रोज पढ़ाएंगी, हम दोनों मैडम मिलके पढ़ा देंगे, तुम चिंता नहीं करो। तो मैं एक वीक का एक दिन करवा दूंगी, पूरे वीक में क्या क्या अच्छा पॉइंट था, क्या बुरा पॉइंट था, कौन सी नई स्कीम आई, मैं ये सब करवा दूंगी। और मैडम क्या करेंगी, मैं साइंस एंड टेक वाला पार्ट करवा दूंगी। जैसे मतलब साइंस में कोई नया वायरस आया, कोई नया मेडिसिन बना, कोई नया आपका एंटीबायोटिक बना है ना, मैं कुछ ये कोई नया प्रोजेक्ट चल रहा है, इन सब के बारे में बता दूंगी। और मैडम है वो डेली लेंगे आपके क्लास। ओके, चलो अब कमेंट सेक्शन को बंद कर दो भैया प्लीज, मेरे को कमेंट सेक्शन नहीं दिखाना, लास्ट में दिखाना। टाइमिंग क्या है मैं आपको बता देती हूँ। टाइमिंग मॉर्निंग में 9 बजे से है। अब 9 बजे से मैम कब तक लेती है वो उनकी मर्जी है। 9 बजे से यूट्यूब पे चल रहा है, कल भी जाना, कल भी देख लेना, मैं एक एक वीक का करवाऊंगी आपको। चलिए अब बातें नहीं करते हैं, अब हम हमारी क्लास स्टार्ट करते हैं। बायोलॉजी की क्लास है और जेनेटिक डिजीज का मतलब होता है आनुवांशिक रोग। आनुवांशिक रोग बच्चों, अब मेरे प्यारे बच्चों, छोटे छोटे बच्चों सुनो, जेनेटिक या आनुवांशिक टर्म का मतलब क्या होता है। बीमारियां पढ़ने से पहले कुछ अच्छी चीज बता रही हूं, वो सुनो, ठीक है। जेनेटिक का मतलब होता है आनुवांशिक, ऐसा कोई बीमारी जो आपको बाय बर्थ मिले, ऐसी कोई बीमारी जब आपका जन्म हुआ तो जन्म के साथ साथ बीमारी भी पैदा हो गई, उस बीमारी को बोलते हैं हम जेनेटिक डिजीज। याद रखिएगा, ऐसी बीमारी जो जन्म के साथ पैदा हो गई उसे हम जेनेटिक आनुवांशिक का नाम लेते हैं। और ये जो जेनेटिक डिजीज होती है बच्चा, इसका कोई भी इलाज नहीं है, इसका कोई इलाज नहीं है। जब तक आप मरेंगे नहीं तब तक आपके साथ रहेंगी। हाँ, थोड़ा बहुत इनको कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन प्रॉपर तरीके से इनका कोई इलाज नहीं होता है, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 1, ऐसी बीमारियां जो जन्म के साथ मिले और जिनका कोई इलाज ना हो, जिनके लिए रेगुलर मेडिसिन चलती रहे, जब आप मरोगे तभी बच्चा ये बीमारी खत्म होगी। पॉइंट नंबर 1। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि मैम ऐसे कैसे हो जाती हैं जेनेटिक डिजीज, ऐसे कैसे जन्म के साथ आ जाती हैं। तो सुनो मेरे प्यारे बच्चों, जेनेटिक डिजीज आती हैं या तो आपके जीन में, जीन सुना है, मेरे में मेरे पापा वाले जीन हैं, मेरे नानी से जीन मिले हैं, या तो आपके जीन में कोई प्रॉब्लम हुई है, या तो कोई जीन प्रॉपर बना नहीं, अभी बताते हैं जीन क्या होते हैं, या ये बीमारियां पैदा होती हैं कब, जब आपके क्रोमोसोम्स, गुणसूत्रों में कोई दिक्कत हुई हो। जब आप मम्मी के पेट में थे, जब आपका जन्म नहीं हुआ था, आप माँ के वोम्ब में थे, माँ के गर्भाशय में थे, तो आपके शरीर का निर्माण हो रहा था। तो जब शरीर का निर्माण किससे होता है, मैं बता चुकी हूं, हमारा लिविंग्स किसके बने हुए होते हैं, सेल के। भाई हम किसके बने हुए हैं, हमारे बॉडी की बेसिक यूनिट क्या है, सेल है, कोशिका है। तो जब आप मम्मी के पेट में थे तो आपका शरीर बन रहा था, आप में बहुत सारी लाखों करोड़ों मिलियंस ट्रिलियंस सेल बन रही थी। तो उस सेल के अंदर, उस सेल के या तो किसी क्रोमोसोम में प्रॉब्लम हुई या उस सेल की किसी जीन में प्रॉब्लम हुई, तो आपको जो बीमारी हुई उस बीमारी को बोलते हैं हम जेनेटिक डिसऑर्डर या आनुवांशिक बीमारियां या आनुवांशिक रोग। याद रखिएगा, वो बीमारियां जो आपके साथ जन्म के साथ पैदा होते ही आपके साथ आई हैं। क्यों आई? क्योंकि जब आपका निर्माण हो रहा था तो जो सेल्स बन रही थी, जो कोशिकाएं बन रही थी, उन कोशिकाओं के अंदर क्रोमोसोम्स में कोई प्रॉब्लम हुई होगी या उन सेल की जीन में कोई प्रॉब्लम हुई होगी। तो क्रोमोसोम और जीन में प्रॉब्लम होने से जो बीमारियां उत्पन्न होती हैं वो आनुवांशिक रोग कहलाते हैं। जन्म के बाद कभी भी आपको जेनेटिक डिजीज नहीं हो सकती। जैसे मैं बोलूं आज मुझे कोई जेनेटिक डिजीज हो गई, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि सेल्स तो मेरा जब जन्म हुआ होगा, मैं अपनी मम्मी के पेट में होंगी, उस टाइम पर मेरे बॉडी में सेल बनी होंगी, तभी कोई प्रॉब्लम हो गई ना, तब तो मेरे में ये आ गई बीमारी। ठीक है, अब हम बात करते हैं व्हाट इज क्रोमोसोम एंड व्हाट इज जीन। इस बात पे थोड़ा सा डिस्कस करवाऊंगी। वैसे तो अलग से सेपरेट चैप्टर चलता है इसके लिए, लेकिन कुछ बातें आपको यहां पढ़नी पड़ेंगी। सुनो बच्चों, क्रोमोसोम्स क्या होते हैं। ऐसे हमारी सेल्स के अंदर थ्रेड लाइक कुछ स्ट्रक्चर्स होती हैं, धागे नुमा कुछ संरचनाएं होती हैं, और ये किसके बने हुए होते हैं? क्रोमोसोम्स बने हुए होते हैं डीएनए और प्रोटीन के। ये एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आता है, इनफैक्ट यूपीएससी के एग्जाम का क्वेश्चन है। यूपीएससी में एक बार क्वेश्चन आया था बच्चा कि क्रोमोसोम, गुणसूत्र किसके बने हुए होते हैं? आप बताओगे डीएनए प्लस प्रोटीन के बने हुए होते हैं। तो ये जो क्रोमोसोम्स हैं ये धागे नुमा संरचनाएं होती हैं, थ्रेड लाइक
स्ट्रक्चर्स होती हैं हमारे सेल के अंदर जो डीएनए और प्रोटीन की बनी हुई होती हैं। अब बच्चा एक पॉइंट मेरा ध्यान से सुनना, इन्हीं क्रोमोसोम्स के ऊपर होते हैं जीन। ऐसे बड लाइक स्ट्रक्चर होती है, छोटी छोटी ऐसे जो बालों में लगाते हैं बीड सी, उसके जैसी इन क्रोमोसोम्स के ऊपर लगे हुए होते हैं जीन। और इन जीन का काम क्या होता है, ये जीन जेनेटिक करैक्टर को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में लेकर जाते हैं। ये जीन आनुवंशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लेकर जाते हैं। जैसे मैंने बोला कि मेरी हाइट जो है वो मेरे पापा पे गई है, मेरे पापा भी लंबे थे और मैं भी लंबी हूँ, तो मेरे में मेरे पापा वाले जीन हैं, मतलब ये जो हाइट वाला जीन है वो मुझे पापा से मिला है। मैं मोटी हूँ, मेरी मम्मी मोटी हैं, तो मतलब जो मोटापा या कोई थायराइड या फिर कोई हार्मोन इम्बैलेंस की बीमारी है तो वो हर एक जीन, ऐसे सोच लो कि क्रोमोसोम्स जो होते हैं उनके ऊपर जीन लगे हुए होते हैं और ये जीन बहुत सारे आनुवंशिक लक्षणों को आगे से आगे ट्रांसफर करते हैं। अब वो आनुवंशिक लक्षण कुछ भी हो सकता है, आपकी आंखों का कलर, आपके बालों का कलर, आपकी हाइट या आपके शरीर का फिजिकल स्ट्रक्चर, है ना, ये सब हो सकते हैं। तो अब क्या होता है बच्चा, मेरे ध्यान से बात सुनना, ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं ना, ये हमेशा पेयर्स में होते हैं, ये जोड़े में होंगे, कभी भी सिंगल क्रोमोसोम आपको नहीं दिखेगा। 2 होंगे, 4 होंगे, 6 होंगे, 8 होंगे, 10 होंगे, 12 होंगे, 14 होंगे, ऐसे होंगे। कभी आप ये नहीं सुनोगे कि किसी फलाना इंसान में 3 क्रोमोसोम है, ऐसा नहीं हो सकता है। तो याद रखिएगा, हमारी हर एक सेल के पास कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती हैं, धागे नुमा संरचनाएं होती हैं और इन्हीं धागे नुमा संरचनाओं को हम क्रोमोसोम्स, गुणसूत्र बोलते हैं। और ये गुणसूत्र हमेशा जोड़ियों में पाए जाते हैं और ये गुणसूत्र डीएनए और प्रोटीन के बने हुए होते हैं और इन्हीं गुणसूत्रों के ऊपर जीन लगे हुए होते हैं। इतना पॉइंट आपको क्लियर हो गया। अब जब मैं हमारे बॉडी की बात करती हूँ, जब मैं ह्यूमन बॉडी की बात करती हूँ बच्चा, तो ह्यूमन बॉडी में एक सेल के पास, ध्यान से सुनना, ह्यूमन बॉडी में एक सेल में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। कितने जोड़ी क्रोमोसोम्स हैं ह्यूमन बॉडी में, तो आप क्या बताएंगे बच्चा, 23 पेयर्स। और 23 पेयर्स का मतलब क्या हो गया, 23 जोड़े, और टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितना है, 46। टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितना हो गया, 46। अब इन क्रोमोसोम्स को मनुष्य के शरीर में कुल कितने जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं एक सेल के अंदर, 23 पेयर्स होते हैं। ठीक है, अब जितनी सेल्स हैं उतने ही हो जाएंगे बच्चा ये। ठीक है, अब बच्चा ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं ना, इनको हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। इनको हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, कौन कौन सी, तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, एक होता है ऑटोसोम्स और हिंदी में इनको बोलते हैं ऑटोसोम, ऑटोसोम गुणसूत्र या ऑटोसोम गुणसूत्र। और दूसरा होता है एलोसोम, एलोसोम, एलोसोम और हिंदी में एलोसोम बोलते हैं। मैं ये क्यों बता रही हूँ, क्योंकि यही समझ में आ गया तो सारी की सारी जेनेटिक डिजीज पढ़ना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। क्योंकि भैया क्रोमोसोम और जीन में प्रॉब्लम होने से ही तो जेनेटिक डिजीज पैदा होती हैं। तो हमें पहले पढ़ना होगा बच्चा कि व्हाट इज क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं ऑटोसोम, एक होते हैं एलोसोम। अब सुनना मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से, ऑटोसोम वो क्रोमोसोम्स होते हैं जो लड़का लड़की में कॉमन हो, जो लड़का लड़की में एक जैसे क्रोमोसोम्स हैं उनको हम ऑटोसोम बोलते हैं। क्रोमोसोम्स दैट आर सेम इन मेल एंड फीमेल, वे गुणसूत्र जो लड़का और लड़की में एक जैसे होते हैं उन्हें ऑटोसोम बोलते हैं। कितने पेयर होते हैं, 22 पेयर, 22 जोड़ी क्रोमोसोम्स लड़का और लड़की के एक जैसे होते हैं। जब 22 जोड़ी हैं तो टोटल नंबर में कितने हो गए, 44 हो गए। तो 44 क्रोमोसोम्स, लड़के का निकाल लो या लड़की का निकाल लो, एक जैसे दिखेंगे। अब एलोसोम्स क्या होते हैं, वो क्रोमोसोम्स जो लड़के के अलग होंगे, लड़की के अलग होंगे। क्रोमोसोम्स दैट आर डिफरेंट इन मेल एंड फीमेल, वे गुणसूत्र जो लड़का और लड़की के अलग अलग होते हैं। और कितना पेयर, टोटल 23 है तो 22 यहाँ आ गया, तो कितना जोड़ी बचा, एक जोड़ी बचा। एक का मतलब टोटल कितने हो गए, 2 क्रोमोसोम। अब बच्चा ये अलग कैसे होते हैं, तो इस मेरी बात को ध्यान से सुनने की कोशिश करना कि एलोसोम, जब मैं बात करती हूँ मेल, मेल का मतलब लड़का, लड़के में होता है X, Y। लड़के में 44 तो इक्वल रहेगा, तो लड़के का शरीर का सेल कैसे बनता है, 44 प्लस X, Y से बनता है, ऐसे। तो ये लड़का है,
ठीक है बच्चा। अब बच्चा लड़कियों में क्या होता है, लड़कियों में होता है 44 प्लस XX। लड़कियों के दो एलोसोम होते हैं वो XX होते हैं और लड़कों के होते हैं वो XY होता है। तो जब लड़की का लिखेंगे तो हम कैसे लिखेंगे 44 प्लस XX और लड़के का लिखेंगे तो हम 44 प्लस XY लिखेंगे। तो ऑटोसोम्स वो क्रोमोसोम्स जो लड़का लड़की में एक जैसे, एलोसोम्स वो क्रोमोसोम्स जो लड़का लड़की के अलग अलग। अब मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट सेंटेंस ध्यान से सुनना। सेक्स डिटरमाइंड कैसे होता है, होने वाला जो माँ के पेट में बच्चा है वो होने वाला बच्चा लड़का होगा या लड़की होगा, लड़का होगा या लड़की होगा, कैसे डिसाइड करते हैं, यही क्रोमोसोम्स करते हैं। माँ का उसमें कोई योगदान नहीं है, यही क्रोमोसोम्स करते हैं। कैसे करेंगे, देखो बच्चा चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो 44 तो कॉमन रहेंगे भाई, लड़का लड़की 44 तो कॉमन रहेंगे। अब क्या होता है 44 तो आ गए, 44 के साथ पापा में मेल का मतलब क्या हो गया पापा, फीमेल का मतलब क्या हो गया मम्मी। तो ये मान लो पापा के X, Y हैं 2, मम्मी की XX है। तो इस होने वाले बच्चे में एक क्रोमोसोम पापा से आता है, एक मम्मी से आता है। तो मान लो पापा का आया X, यहाँ से X आया, मम्मी का भी आ गया X। तो मुझे बताओ जब 44 प्लस XX आ गया तो क्या बन गया, होने वाली जो बच्ची है वो क्या होगी, बेबी गर्ल होगी, वो लड़की होगी। ठीक है, लेकिन मान लो यहाँ पर होने वाले बच्चे में 44 तो आया, यहाँ का मम्मी से X आया, पापा से Y आ गया, तो XY जुड़ते ही क्या हो गया, होने वाला बेबी क्या होगा, बेबी बॉय होगा, लड़का होगा। तो मुझे बताओ कि किसके क्रोमोसोम डिसाइड कर रहे हैं कि होने वाला बेबी लड़का होगा या लड़की। भाई मदर के तो XX है ना, दोनों कॉमन है, दोनों एक जैसे हैं। पापा में Y अलग से है। तो बच्चा याद रखिएगा कि लड़के के क्रोमोसोम कौन सा, XY, ये होते हैं सेक्स डिटरमाइंड क्रोमोसोम्स। सेक्स डिटरमाइंड का मतलब होता है लिंग निर्धारक। ये गुणसूत्र डिसाइड करेंगे कि मां के पेट में जो बच्चा है वो क्या है, लड़का है या लड़की है। ठीक है, तो मेल एलोसोम, मेल के एलोसोम कौन से, 44 प्लस XY आर सेक्स डिटरमाइंड क्रोमोसोम्स। बोलो यस और नो। लेकिन हमारे समाज में अलग अलग अवधारणाएं बना रखी हैं कि लड़की पैदा कर दो तो लड़की को मारते हैं, उसे जला देते हैं, नाले में फेंक आते हैं। वो सब बकवास है, क्योंकि लड़की को मारते हैं। लड़की को क्यों मार रहे हो भाई, उसकी क्या गलती है कि उसने लड़की पैदा कर दी। लड़के को पकड़ो, उसे मारो, कूटो उसे जम के। ठीक है, तो याद रखिएगा ये है क्रोमोसोम। अब मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से मेरी बात सुनना, मैं क्या बोलने जा रही हूँ। देखो 422 पेयर क्रोमोसोम्स क्या था, ऑटोसोम। भाई टोटल 23 पेयर थे, ऑटोसोम्स क्या है 22 जोड़ी। तो बच्चा क्या होता है, ऐसे मान लो ये पहला पेयर है, इसमें 2 थे, फिर दूसरा जोड़ी है उसमें 2 हैं, फिर तीसरी जोड़ी है उसमें 2 हैं, ऐसे करते 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 ऐसे 22वां पेयर है उसमें भी 2 हैं। तो ऐसे हमारे बॉडी में क्रोमोसोम्स रहते हैं। ठीक है, तो ऐसे पहला पेयर, दूसरा पेयर, तीसरा पेयर, चौथा पेयर, 5वां पेयर, ऐसे बच्चा क्या 22 पेयर्स क्रोमोसोम्स हैं इधर। और इधर वाले क्या हैं 44 प्लस XY, मतलब इधर X एक होगा XX, एक होगा XY। अब मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से सेंटेंस सुनना। या तो गड़बड़ हो इन क्रोमोसोम्स में, ये कौन से क्रोमोसोम्स हैं, ऑटोसोम्स, या गड़बड़ हो इन क्रोमोसोम्स में, कौन से, एलोसोम। तो जब जब ऑटोसोम और एलोसोम क्रोमोसोम्स में प्रॉब्लम होगी तब तब कौन सी बीमारी पैदा होगी, जेनेटिक डिसऑर्डर। जेनेटिक डिसऑर्डर्स होंगे, आनुवांशिक क्या होंगी, आनुवांशिक बीमारियां। भाई ये जो बच्चा बना यहाँ पर लड़की, इस लड़की में यहाँ पर अगर 44 की जगह 42 क्रोमोसोम चले गए तो उस लड़की का जब जन्म होगा तो उसके साथ क्या पैदा होगी, कोई जेनेटिक डिजीज होगी। मान लो यहाँ पर जो लड़का बना उसमें सिर्फ ये X बना, Y बन ही नहीं पाया क्रोमोसोम, क्या होगा, जेनेटिक डिसऑर्डर होगा। तो मैंने ये बोला है बच्चा, ठीक है, मैंने ये बोला है बच्चा कि जब जब क्रोमोसोम्स में प्रॉब्लम होती है, जब जब गुणसूत्रों में दिक्कत होती है, चाहे वो ऑटोसोम हो चाहे वो एलोसोम हो,
तब हमें क्या होती हैं, हमें जेनेटिक डिसऑर्डर्स होती हैं, आनुवंशिक बीमारियां होती हैं। बोलो यस और नो। अब मैं बताऊंगी कौन कौन सी और कैसे होती हैं। अगर मैं सीधी लिख देती हीमोफीलिया, आपको ये सारी राम गाथा समझ में नहीं आती तो आप कुछ नहीं कर पाते। तो जब इन क्रोमोसोम्स में, और इन क्रोमोसोम्स के ऊपर क्या लगा हुआ है, जीन लगा हुआ है, तो अगर इन जीन में या इन क्रोमोसोम में कुछ गड़बड़ हो गई, कोई क्रोमोसोम एक कम हो गया, कोई क्रोमोसोम डबल हो गया, तो तब हमें क्या पैदा होंगी, बच्चे तो पैदा होंगे लेकिन उनके साथ बीमारियां भी आएंगी, और ऐसी बीमारियां आनुवंशिक डिजीज कहलाती हैं। बोलो यस और नो। चलो एक नंबर लगा के लिखो। सबसे पहली जेनेटिक डिजीज कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस जो जनरली लड़कों में होती है, हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे वर्णांधता, हिंदी में बोलते हैं वर्णांधता। जो कलर ब्लाइंडनेस होती है बच्चा, जनरली ऐसा देखा गया है कि 8% मेल्स में होती है, लड़कों में होती है, और सिर्फ 0.4% फीमेल्स में होती है। बहुत रेयरली लड़कियों में देखने को मिलेगी। लड़कियां कैरियर हैं लेकिन बहुत रेयरली लड़कियों में कलर ब्लाइंडनेस देखने को मिलता है। लड़कों में 8%, लड़कियों में ओनली 0.4%। अब क्यों मैम, इसका रीज़न क्या है? तो सुनो मेरे प्यारे बच्चों कि ये जो कलर ब्लाइंडनेस है ये कब होती है। भाई मैंने बोला जेनेटिक डिजीज है तो बड़ी कॉमन सी बात है, किस में दिक्कत हुई होगी, क्रोमोसोम में दिक्कत हुई होगी, या तो क्रोमोसोम में या उसके ऊपर लगे हुए जीन में प्रॉब्लम हुई होगी, जीन में प्रॉब्लम हुई होगी, दिक्कत हुई होगी, तो क्या पैदा हुई होगी, कलर ब्लाइंडनेस पैदा हुआ होगा। बोलो समझ में आई मेरी बात? अब अगर इतनी बात समझ में आ गई तो अब सुनना मेरे प्यारे बच्चों, ये बीमारी होती है एक्स लिंक्ड क्रोमोसोम्स पर। इस लाइन का मीनिंग समझाना पड़ेगा मैम आपको। एक्स लिंक्ड क्रोमोसोम डिजीज बोलते हैं इसको, और यही आपके वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम, इनफैक्ट नीट के एग्जाम का क्वेश्चन है कि एक्स लिंक्ड क्रोमोसोम डिजीज कौन सी है। ऑप्शन में कलर ब्लाइंडनेस होगा तो उसे ठीक करना पड़ेगा। अब देखो कैसे कलर ब्लाइंडनेस होता है, इस लाइन का मीनिंग अभी समझ में आएगा। मैंने बोला जब क्रोमोसोम जीन में प्रॉब्लम होती है तो कलर ब्लाइंडनेस पैदा होता है, और इस बीमारी को हम एक्स लिंक्ड क्रोमोसोम डिजीज, एक्स गुणसूत्र के कारण पैदा हुई बीमारी। अब कैसे? तो सुनो बच्चों, कलर कौन दिखाता है हमें? आंखें दिखाती हैं। इतना सुंदर ब्यूटीफुल वर्ल्ड है। आपको मेरे कुर्ते का कलर दिख रहा होगा, मेरे बालों का कलर दिख रहा होगा, मेरे मार्कर का कलर दिख रहा होगा, है ना। आंखों में क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों? 2 सेल्स होती हैं, एक होती हैं कॉन सेल्स, एक होती हैं रोड सेल्स। कॉन सेल्स, रोड सेल्स, इसको भूल जाओ रोड सेल्स को। कॉन सेल्स की बात सुनो, सी से कॉन और सी से कलर। ये जो सेल है, ये सेल हमें कलर दिखाती हैं। इतनी रंगीन दुनिया है, ये रंगीन दुनिया आप कॉन सेल्स की वजह से देख पा रहे हो। अब क्या होता है बच्चा, ये जो कॉन सेल्स हैं, जब बच्चा बन रहा है माँ के पेट में, चाहे वो लड़का हो, जनरली लड़कों में ही होती है बीमारी, ये लड़कियां बस कैरियर होती हैं इसकी, तो उस लड़के के अंदर जो कॉन सेल्स बनी उसकी आंखों के अंदर, उनको जो कॉन सेल्स हमें कलर दिखाती हैं, उन कॉन सेल्स के क्रोमोसोम में या उसके जीन में प्रॉब्लम हो गई। तो बताओ क्या पैदा हो गया? कलर ब्लाइंडनेस पैदा हो गया। अब कैसे प्रॉब्लम होती है वो सुनो। होता क्या है बच्चा, मैंने बोला लड़कों में ज़्यादा देखी जाती हैं, तो लड़कों में, लड़की में 44 क्रोमोसोम्स तो कॉमन है, मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं है। अब बच्चा जब मैं मेल की बात करती हूँ, लड़के की बात करती हूँ, तो लड़के में एक तो होता है एक्स और एक होता है वाई क्रोमोसोम, है ना। चलो मैंने y को यहाँ पर ऐसा बना दे रही हूँ आपको डिफरेंस क्रिएट करवाने के लिए कि जब भी ऐसा बनाऊंगी तो y हो जाएगा, ऐसा बनाऊंगी तो x हो जाएगा। जब मैं फीमेल की बात कर रही हूँ तो लड़कियों में दोनों क्या होते हैं, x और x क्रोमोसोम होते हैं मैम, आपने बता दिया है। अब क्या होता है बच्चा, ध्यान से सुनना, मैंने बोला एक्स लिंक्ड क्रोमोसोम डिजीज का मतलब क्या है। इस बीमारी में ये जो एक्स क्रोमोसोम है, इसके या तो ये क्रोमोसोम में कोई प्रॉब्लम होती है, ढंग से नहीं बन पाता है, या इन क्रोमोसोम के ऊपर जीन लगे हुए हैं, उन जीन में कोई दिक्कत हो जाती है और ये क्रोमोसोम या इसके जीन हो जाते हैं खराब। क्या हो जाते हैं? खराब। ये वाई वाला तो है ही नहीं, क्योंकि मैंने साफ साफ लिखा है एक्स लिंक्ड क्रोमोसोम डिजीज।
तो क्या होता है, लड़के के अंदर एक एक्स क्रोमोसोम है, एक वाई है। लड़कियों में दोनों ही क्या है, एक्स और एक्स है। तो मैंने बोला इस बीमारी के अंदर एक्स क्रोमोसोम खराब हो गया, वाई तो इसका नॉर्मल है, तो इस लड़के का एक्स क्रोमोसोम खराब हो गया। और कौन से ये क्रोमोसोम कहाँ के, कौन सी सेल्स के, कौन सेल्स के हैं, ठीक है। लड़कियों में मान लो एक एक्स क्रोमोसोम आपने खराब कर दिया इसका, इस लड़की का भी एक एक्स क्रोमोसोम खराब हो गया। एक ही खराब होता है इस बीमारी के अंदर, ये याद रखना। लेकिन दूसरा क्या है, दूसरा एक्स तो सही है ना। तो लड़कियों का एक्स तो, भाई लड़कों में तो सिर्फ एक ही एक्स था, वही खराब हो गया। लड़कियों में एक खराब हो गया तो क्या, दूसरा तो सही है ना, तो क्या दिक्कत है। इसीलिए जब इस लड़के का एक एक्स क्रोमोसोम खराब हो जाता है, और कहाँ का, किस सेल का, कौन सेल का, तो कौन सेल का जब एक्स क्रोमोसोम खराब हुआ तो मेरे प्यारे बच्चों किस में दिक्कत होगी, कलर को देखने में दिक्कत होगी। और ये जो लड़के हैं ये कलर ब्लाइंडनेस वाले लड़के होंगे, और इनके साथ क्या प्रॉब्लम होगी, इनको ब्लू, ग्रीन एंड रेड कलर में डिफरेंस पता नहीं लगेगा। नीला, हरा और लाल रंग, हरा लाल दिखेगा, लाल हरा दिखेगा, ग्रीन ब्लू दिख सकता है, ब्लू ग्रीन दिख सकता है, ब्लू रेड दिख सकता है, रेड ब्लू दिख सकता है। और ये लड़के पैदा हो जाते हैं कलर ब्लाइंडनेस वाले, वर्णांधता वाले, ठीक है। लेकिन लड़कियों में एक एक्स क्रोमोसोम खराब हो गया तो क्या हुआ, दूसरा सही है। ऑल्दो ये लड़की, इस लड़की में है खराब जीन, कौन सा, कलर ब्लाइंडनेस वाला, लेकिन इसको कलर ब्लाइंडनेस होगा नहीं। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इस लड़की में दूसरा क्रोमोसोम भी एक्स है, तो ये सही क्रोमोसोम है। तो ये कैरियर है, ये लड़की कैरियर है, अपने अंदर कलर ब्लाइंडनेस वाला जीन लेके घूम रही है, खराब जीन, लेकिन इसको कलर ब्लाइंडनेस है नहीं, इसको बचा लिया इस जीन ने। अब बताओ मेरी बात समझ में आई या नहीं। इसीलिए ये रीजन होता है कि कलर ब्लाइंडनेस जनरली लड़कों में होता है, 8% फीमेल में होता है, और सिर्फ 0.4% फीमेल में देखा गया है। बहुत ही रेयर केस होता है कि जब लड़की के दोनों क्रोमोसोम खराब हो जाएं, एक्स, बहुत रेयर है। ये मान लो मिलियंस में कोई एक केस बन जाए तो बन जाए, अदरवाइज नहीं बनता है। तो अब मुझे मेरे प्यारे बच्चों बताओ कि जिन बच्चों में, जिन लड़कों में कलर ब्लाइंडनेस होगा तो उन बच्चों को नीला रंग हरा दिखेगा, हरा नीला दिखेगा, नीला लाल दिख सकता है, लाल नीला दिख सकता है। और इन लोगों को ट्रैफिक लाइट सिग्नल, ट्रैफिक लाइट, इनको ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मिलता है। हालांकि इंडिया में तो 3000 रुपये तो ड्राइविंग लाइसेंस घर पे आ जाता है आजकल, इतना करप्शन है इंडिया में तो। लेकिन आप दुबई या कनाडा कहीं जाओगे ना तो आप देखोगे अगर आपको कलर ब्लाइंडनेस है तो आपको लाइसेंस नहीं मिलता है। क्यों, क्योंकि मान लो ट्रैफिक लाइट लाल कलर की है, आपको हरा दिख गया, आप भाग गए, एक्सीडेंट हो सकता है ना। इन लोगों को आर्मी वाले नहीं लेते हैं, रेलवे डिपार्टमेंट नहीं लेता है इनको। आपने एनटीपीसी का फॉर्म भरा होगा तो वहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ आया होगा ना कि कलर ब्लाइंडनेस तो नहीं है ना, क्योंकि रेलवे डिपार्टमेंट कैसे ले लेगा। मान लो आप रेलगाड़ी चला रहे हो, एक हरी झंडी है, एक लाल झंडी है, आपको लाल हरी दिख गई, खेल ही खत्म हो जाएगा, समझ रहे हो आप। इसलिए लड़कों में जनरली कलर ब्लाइंडनेस पाया जाता है। अब मैम कैसे पता लगेगा, इसके लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है कि आपको कलर ब्लाइंडनेस है या नहीं। तो एक जापानीज साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले इस टेस्ट की खोज की थी। यहाँ पे टेस्ट का नाम होता है इशानिया टेस्ट होता है। अब इसके अंदर क्या करते हैं, सॉरी इशानिया नहीं, इशिहारा, मैं इस नाम में हमेशा कंफ्यूज रहती हूँ। इसका नाम होता है इशिहारा, ISHI, इशिहारा टेस्ट करते हैं। इसके लिए कुछ नहीं, ऐसे एक ग्रीन कलर की इमेज होती है और कैंडी सी लगी हुई होती है उसके अंदर ऐसे लाल कलर डाल रखा होता है, इस जगह ब्लू कलर डाला जाता है, और आपको बोलते हैं कि ध्यान से देखो, मुझे बताओ कौन कौन सा कलर दिखता है इसके अंदर। उसी को बोलते हैं इशिहारा टेस्ट, उसी को बोलते हैं हम इशिहारा टेस्ट। और ये इशिहारा टेस्ट जापानीज साइंटिस्ट ने सबसे पहले परफॉर्म किया था, तो उनके नाम पर ही पड़ा है इशिहारा टेस्ट। तो अब एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएगा, सुनो बच्चों। कलर ब्लाइंडनेस में कौन सी सेल्स में दिक्कत होती है, कौन सेल्स में दिक्कत होती है, कौन कौन से कलर में, प्राइमरी कलर ब्लू, ग्रीन, रेड कलर में दिक्कत होती है। अब आपसे पूछा जाएगा कि यहाँ पर कौन से क्रोमोसोम में प्रॉब्लम हुई है। बच्चों ध्यान से आंसर देना, एलोसोम में प्रॉब्लम है या ऑटोसोम में। अरे भाई ऑटोसोम तो 22 पेयर होते हैं, वो तो कॉमन है। यहाँ पर एलोसोम में दिक्कत हुई, और एलोसोम के कौन से क्रोमोसोम में, एक्स क्रोमोसोम में। तो मैं क्या बोलूंगी इसको, एक्स लिंक्ड क्रोमोसोम डिजीज। एक
क्वेश्चन ये बनता है, दूसरा क्वेश्चन ये बनता है, तीसरा ये बनता है और चौथा ये बनता है। कौन सा टेस्ट करते हैं? इशिहारा टेस्ट करते हैं। इससे ज़्यादा कोई भी, अब इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, ठीक है। मैम मेरे एक दोस्त को कलर ब्लाइंडनेस है, हाँ हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, इसका कोई इलाज नहीं है, क्योंकि मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ कलर ब्लाइंडनेस इज ए जेनेटिक डिसऑर्डर और जेनेटिक डिसऑर्डर का कोई भी इलाज नहीं होता है। आप जब मरोगे तो आपके साथ ही बीमारी खत्म होगी, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो एक्स क्रोमोजोम में प्रॉब्लम होने से हुई है, और एक्स और वाई किस टाइप के क्रोमोजोम्स होते हैं अब ये नहीं बताऊंगी, थोड़ी देर पहले बताया था। एक्स और वाई कौन से होते हैं? एलोजोम होते हैं। तो ये बीमारी किस प्रकार की हुई? एलोजोम डिसऑर्डर हुआ है ये, ठीक है, एलोजोम डिसऑर्डर हुआ है। ओके चलिए, और लड़कों में इसलिए होती है कि लड़कों में एक ही एक्स है, वो खराब हो जाता है। लड़कियों में 2 एक्स होते हैं, एक खराब हो गया तो वो कैरियर बन गई, लेकिन उसमें है नहीं। ऑल्दो उस लड़की के अंदर ये जीन कैरी हो रहे हैं, लेकिन उसके अंदर ये बीमारी है नहीं। ओके चलो, अमित कह रहे हैं मुझे कलर ब्लाइंडनेस है, हाँ हो सकती है। अब इसका भी लेवल होता है बच्चा, कुछ लोगों को बहुत कम होती है, कुछ लोगों में बहुत ही ज़्यादा होती है। चलो अब बात करते हैं दूसरी जेनेटिक डिजीज़ की, ये होगी आपकी पहली। अब हम बात करेंगे दूसरी बीमारी। दूसरी बीमारी का नाम लिखेंगे हीमोफीलिया। सुना है हीमोफीलिया के बारे में? क्वीन विक्टोरिया इंग्लैंड की महारानी में थी ये, सबसे पहले उनके खानदान में हुई थी हीमोफीलिया। हीमोफीलिया, इसी का दूसरा नाम होता है रॉयल डिजीज। रॉयल का मतलब होता है शाही खानदान से बिलोंग करती है ये, शाही बीमारी। क्यों? क्योंकि जो क्वीन विक्टोरिया है इंग्लैंड की महारानी जो थी, मतलब उनके परिवार में थी, उनकी बहुत सारी जनरेशन में थी ये, ठीक है। आप सुनो मेरी बच्चा, दूसरा नहीं सीमा, हर चाइल्ड में नहीं हो सकता बच्चा, हर चाइल्ड में नहीं हो सकता। अब देखो, कैरियर फीमेल के लड़के में हो सकता है, लड़की में नहीं हो सकता है ना। अब सुनो बच्चों, हीमोफीलिया को बोलते हैं हम क्या? हम बोलते हैं इसको रॉयल डिजीज, शाही बीमारी। और ये क्वीन विक्टोरिया इंग्लैंड की जो महारानी थी, क्योंकि उनके खानदान में तो ना बुआ के लड़के से इनसे शादी हो जाती थी महारानी विक्टोरिया के खानदान में, कि बुआ के लड़के से, मामा के लड़के से, ऐसे। तो उनके परिवार में बहुत सारे केसेस देखने को मिले, तो वहीं से इनका नाम पड़ा है रॉयल डिजीज। अब ये बीमारी कैसी है? ये बीमारी भी होती है एक्स लिंक्ड क्रोमोसोम डिसऑर्डर। अरे मैम थोड़ी देर पहले भी आपने बोला था एक्स लिंक्ड क्रोमोसोम डिसऑर्डर, और ये भी आप बता रही हो एक्स लिंक्ड क्रोमोसोम डिसऑर्डर। बिल्कुल एक्स लिंक्ड क्रोमोसोम डिसऑर्डर है, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों उस एक्स क्रोमोसोम में प्रॉब्लम हुई, कलर ब्लाइंडनेस वाला, तो वो कहाँ का था? आँख का था बच्चों। वो कहाँ का था? आँख का था। अब ये कहाँ का होता है? ये होता है ब्लड सेल्स का। ये क्रोमोसोम है ब्लड सेल्स का, और ब्लड सेल्स का मतलब है रुधिर कोशिकाओं का। हमारे ब्लड के अंदर जो सेल्स हैं, उन सेल्स के अंदर जो एक्स क्रोमोसोम है, जब उनमें प्रॉब्लम होती है तो अलग टाइप के करैक्टर देखने को मिलेंगे, अलग टाइप के लक्षण देखने को मिलेंगे, और वहाँ पर हीमोफीलिया बीमारी पैदा होती है। अब इसमें क्या होता है? अगेन बच्चा मैं आपको बता दूं कि इस बीमारी में भी एक्स लिंक्ड क्रोमोसोम में प्रॉब्लम होती है। ये जो एक्स क्रोमोसोम है, इसके ऊपर जो जीन है या ये जो क्रोमोसोम है, ये खराब हो जाता है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, ये एक्स क्रोमोसोम कहाँ का है? ब्लड के अंदर जो सेल्स हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, मेनली मैं बात करूँ यहाँ पर तो ये है प्लेटलेट्स वाला। ये किसका है? प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का मतलब होता है बिंबाणु, बिंबाणु। और प्लेटलेट्स क्या करवाती हैं? ब्लड का क्लोट करवाती हैं, और ब्लड क्लोट का मतलब होता है रुधिर का थक्का जमना। भाई आप कोचिंग सेंटर आ रहे थे, आप बाइक चला रहे थे, आपका बाइक स्लिप हो गया, आप गिर गए, आपके हाथ पे चोट लग गई, आपको खून निकला। खून निकलने के 5, 7 या 10 मिनट के बाद खून रुक गया, आपकी ब्लीडिंग रुक गई। क्यों रुक गई? क्योंकि जहाँ से खून निकला था वहाँ पर क्या हो गया? ब्लड का क्लोट बन गया, रुधिर का थक्का जम गया।
है ना। रुधिर का थक्का कौन जमाती हैं? प्लेटलेट्स, बिंबाणु कोशिकाएं। और ये प्लेटलेट्स कहाँ होती हैं? हमारे ब्लड के अंदर होती हैं, हमारे खून के अंदर होती हैं। तो जब इन प्लेटलेट सेल्स का एक्स क्रोमोसोम खराब हो जाता है तब हमें हीमोफीलिया होता है, रॉयल डिजीज होती है। अब क्या होगा यहाँ पर बच्चा, ये जो ब्लड क्लोट है ना, इस क्लोटिंग को करवाने के लिए कुछ क्लोटिंग फैक्टर चाहिए होते हैं, कुछ क्लोटिंग फैक्टर, रुधिर का थक्का जमाने वाले कारक। कारक का मतलब होता है वो कंपोनेंट्स जो ब्लड का क्लोट करवाएंगे, ठीक है। ब्लड क्लोटिंग फैक्टर चाहिए होते हैं। और जब आपके बॉडी में इस एक्स क्रोमोसोम में प्रॉब्लम आ जाएगी तो ये जो ब्लड का क्लोट करवाने वाले क्लोटिंग फैक्टर हैं ये नहीं बन पाते हैं, ये नहीं बन पाते हैं। दो क्लोटिंग फैक्टर होते हैं, एक फैक्टर होता है फैक्टर नंबर 9, सॉरी फैक्टर 8, ये तो है फैक्टर 8, और दूसरा होता है फैक्टर 9, दूसरा होता है फैक्टर 9, ठीक है, फैक्टर 9। और जब एक बोल रहा है हिपैरिन, बच्चा अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं, हिपैरिन एक अलग चीज़ होती है बच्चा, आगे बताएंगे व्हाट इज़ हिपैरिन। तो हमारे बॉडी में दो फैक्टर होते हैं जो ब्लड को क्लोट करवाते हैं और खून को जमा देते हैं और खून की ब्लीडिंग को रोक देते हैं। एक है फैक्टर 9, एक है फैक्टर 8। बच्चा जब फैक्टर 8 नहीं बनता है, जब ये नहीं बनेगा तो ब्लड का क्लोट नहीं बनेगा और आपको जो चोट लगी है वहाँ से खून निकल रहा है, निकल रहा है, निकल रहा है, उनकी ब्लीडिंग रुकती ही नहीं है। और फैक्टर 8 की वजह से जो हीमोफीलिया होता है उसको बोलते हैं हीमोफीलिया ए। हीमोफीलिया भी दो टाइप का होता है, हीमोफीलिया ए। एक बार फिर सुन लो, हमारे खून के अंदर जो प्लेटलेट्स हैं उन प्लेटलेट्स का जो एक्स क्रोमोसोम है वो क्रोमोसोम खराब हो गया। खराब होने के कारण उस प्लेटलेट्स के पास जो क्लॉटिंग फैक्टर थे वो नहीं बन पाए। पहला क्लॉटिंग फैक्टर है फैक्टर 8, कारक 8, कारक 8। जब कारक 8 नहीं बनेगा तो किसी इंसान को चोट लगी है तो उसमें ब्लड का क्लोट नहीं बनेगा और ब्लीडिंग खून निकलेगा, निकलेगा, निकलेगा और उस इंसान का सारा खून बाहर आ जाएगा 3 से 4 लीटर और इंसान की डेथ हो जाएगी। और इस प्रकार की बीमारी को हीमोफीलिया ए बोलते हैं। जब इंसान में फैक्टर 9 नहीं बनता है, इसी फैक्टर 9 का एक नाम और होता है क्रिसमस फैक्टर, क्योंकि बच्चा क्रिसमस के दिन इसकी खोज हुई थी। अब क्रिसमस कब मनाते हैं हम? 25 दिसंबर को मनाते हैं। तो जब इंसान में फैक्टर 9 की कमी होती है, कहने का मतलब क्रिसमस फैक्टर, क्रिसमस कारक की कमी होती है, तब भी उस इंसान में ब्लड का क्लोट नहीं बन पाता है और यहाँ पर जो हीमोफीलिया होता है वो होता है हीमोफीलिया बी, हीमोफीलिया बी। यहाँ पर भी इंसान के ब्लड का क्लॉट नहीं बनेगा और इंसान का खून निकलता जाएगा, निकलता जाएगा, निकलता जाएगा। इसीलिए इस बीमारी को रॉयल डिजीज, या जिस बीमारी में ब्लड का क्लॉट नहीं बनता उस बीमारी को क्या बोलते हैं हम? हीमोफीलिया। या इसी बीमारी का नाम पड़ा है क्रिसमस कारक रोग, क्रिसमस फैक्टर डिजीज, क्योंकि क्रिसमस के दिन फैक्टर 9 की खोज हुई थी और पता लगा था अगर किसी इंसान के बॉडी में फैक्टर 9 नहीं बन पा रहा है तो उसका ब्लड का क्लॉट नहीं जमेगा। और सबसे पहले क्वीन विक्टोरिया की फैमिली में हुई, तो रॉयल फैमिली थी वो, तो रॉयल डिजीज इसका नाम पड़ गया। एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है? एग्जाम में मैम हिंदी में बताइए, इससे ज़्यादा हिंदी क्या बताऊं? एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा कि शाही बीमारी किसको बोलते हैं? हीमोफीलिया को। उस बीमारी का नाम बताओ जिसको हम क्या बोलते हैं? जेनेटिक, अनुवांशिक रोग बोलते हैं, और जिसमें रुधिर का थक्का नहीं जमता। रुधिर का थक्का समझते हैं क्या होता है? ब्लड का क्लोट नहीं जमता। आप क्या बताएंगे वो कौन सी बीमारी है? हीमोफीलिया। और बच्चा हीमोफीलिया में क्या होता है? प्लेटलेट्स का एक्स क्रोमोसोम खराब हो जाता है और क्लोटिंग फैक्टर नहीं बनते हैं, रुधिर का थक्का जमाने वाले कारक नहीं बनते हैं। अगर फैक्टर 8 की कमी हुई तो हीमोफीलिया ए, फैक्टर 9 की कमी हुई तो हीमोफीलिया बी। खत्म, खत्म, खत्म। दो बीमारी पढ़ ली। एक्स लिंक्ड क्रोमोसोम्स हैं दोनों, याद रखना। कौन सा?
बच्चा फैक्टर 8 है वो अलग ब्लड क्लॉटिंग की रिएक्शन करवाता है, फैक्टर 9 अलग करवाता है, इतना आप छोड़ दीजिए, ठीक है, इतना आपको बीच में इनमें डिफरेंस नहीं पड़ना है। बच्चा सुन लो, एक होता है फैक्टर 8, एक होता है 9, ये अलग काम करवाएगा, कुछ प्रोटीन होते हैं उनको एक्टिवेट करवाता है। तो केमिकल रिएक्शन होती है 3, वो ब्लड वाले चैप्टर पढ़ाऊंगी मैं आपको। तो ये दूसरी रिएक्शन करवाता है, ये तीसरी करवाता है, ये डिफरेंस है इसके अंदर, बाकी कुछ नहीं है। चलो, तो दोनों बीमारियां कैसी थी मैम? दोनों बीमारियां थी आपकी क्या, आप बताओ? एलोसोम डिसऑर्डर। भाई एक्स क्रोमोसोम्स किस में आते हैं? एलोसोम में। अब नेक्स्ट बीमारी लिखेंगे आप सिकल सेल अनीमिया। नेक्स्ट लिखेंगे हम सिकल, SCKILA, सिकल सेल अनीमिया। ओहो, मैं क्या हो जाता है कभी कभी, मैं स्पेलिंग क्यों भूल जाती हूँ, दिमाग कभी कभी मेरा काम नहीं करता है। सिकल सेल अनीमिया। अनीमिया क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? खून की कमी होता है। अब सिकल का मतलब क्या होता है? सिकल का मतलब होता है हसिया। हसिया समझते हैं? कुछ ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम घास काटते हैं, होता है ना, जिससे हम घास काटते हैं, उसी को बोलते हैं इंग्लिश में शिकल या हसिया। खून की कमी। अब ये बीमारी कैसी है? सबसे पहला, ये जो बीमारी है वो ऑटोसोमल डिजीज है, ये ऑटोसोमल डिजीज है। अब ऑटोसोमल का मतलब क्या है मेरे प्यारे बच्चों, बताओ जरा। ऑटोसोम रोग है, कहने का मतलब क्या हो गया? ऑटोसोम वो होते हैं जो लड़का लड़की दोनों में कॉमन है, तो ये बीमारी लड़के में भी उतने ही परसेंट में होगी और लड़की में भी उतने ही परसेंट में होगी, दोनों में इक्वल परसेंटेज में हो सकती है, ठीक है, क्योंकि ऑटोसोम डिजीज है ये। अब क्या होता है इस बीमारी में, वो सुनो बच्चा। देखो इस बीमारी में क्या होता है, आप जानते हैं हमारे बॉडी में ब्लड होता है, हाँ जी मैम होता है, सब जानते हैं ये बात। खून होता है, खून का लाल रंग होता है। खून किस कलर का है? लाल रंग का है। लाल रंग खून को कौन देता है? हीमोग्लोबिन। नाम सुना है? नहीं सुना? आगे बहुत डिटेल में पढ़ाएंगे आपको। नहीं सुना कोई बात नहीं, फिलहाल ये सुन लो कि हमारे बॉडी में 4 से 5 लीटर ऑन एन एवरेज खून होता है और उस खून का लाल रंग कौन देता है? हीमोग्लोबिन देता है। अब मेरे प्यारे बच्चों एक बात ये भी जानते होंगे, हमारे खून में लोहा होता है, आयरन होता है। होता क्या है बेसिकली, ध्यान से सुनना। ऐसे एक हीमोग्लोबिन, ऐसे नहीं, आप ऐसे समझो कि ऐसे बच्चा हीमोग्लोबिन में ये 4 आयरन कंपाउंड होते हैं, ये 4 हैं, इसमें भी आयरन है, हिम है, ये आयरन है, आयरन है। हीमोग्लोबिन 2 चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। देखो जब मैं हीमोग्लोबिन शब्द को तोड़ूंगी ना, तो एक बनेगा हिम, एक बनेगा ग्लोबिन। ध्यान से सुनना, ये जो हिम है इसके अंदर होता है आयरन, लोहा, आयरन कंपाउंड, लोहे का यौगिक, और ये जो ग्लोबिन है वो होता है प्रोटीन। प्रोटीन तो पूछ ले हीमोग्लोबिन में कौन सा प्रोटीन है? ग्लोबिन प्रोटीन। कौन सा धातु है? लोहा धातु, आयरन यौगिक होता है। तो ये क्या है? चारों आयरन है। एक हीमोग्लोबिन की स्ट्रक्चर बना रही हूं मैं आपको, ठीक है, ये 4 आयरन है। अब इन चारों आयरनों से प्रोटीन जुड़े हुए होते हैं। और मेरे प्यारे बच्चों प्रोटीन किसके बने हुए होते हैं? स्कूल से पढ़ते आ रहे हैं। प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ एमिनो एसिड, एमिनो अम्ल के बने हुए होते हैं। जब 20 एमिनो एसिड ऐसे जुड़ते हैं ऐसे, तो एक प्रोटीन बनता है बच्चों, ऐसे। प्रोटीन एक एमिनो अम्ल की बहुत लंबी सी चेन होती है। ए का मतलब है एमिनो अम्ल, एमिनो एसिड। तो मैम ने क्या बताया, सिकल सेल एनीमिया क्या होता है वो सुनो। मैंने बोला यहाँ तक कि ये एक ऑटोसोम डिजीज है, ये लड़का लड़की दोनों में हो सकती है, ये लड़का लड़की दोनों में, अरे भाई करंट क्यों मार रहा है ये, लड़का लड़की दोनों में हो सकती है, ठीक है। अब सुनो मेरे बच्चा, क्या मैंने बोला कि बीमारी क्या है वो समझा रही हूँ मैं। हमारे बॉडी में खून है, खून में हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन में एक होता है हिम, हिम होता है आयरन कंपाउंड, ग्लोबिन होता है प्रोटीन, और प्रोटीन किसके बने होते हैं? अमीनो एसिड की। तो ये हिम वाला पार्ट है जिसमें आयरन है। अब इस हिम वाले पार्ट से ऐसे लंबी लंबी प्रोटीन की चेन बनी हुई होती है, लंबी लंबी ऐसे प्रोटीन की चेन। और प्रोटीन की चेन क्या होती है, किसकी बनी होती है? अमीनो एसिड। और बताओ कितने अमीनो एसिड? 20 अमीनो एसिड। इन अमीनो अम्ल की प्रॉपर एक क्या होती है बच्चा?
एक पोजीशन होती है। मान लो यहाँ पर ग्लूटामिक अमीनो एसिड होगा, यहाँ पर वेलाइन होगा, यहाँ पर वेनोस होगा, ऐसे बहुत सारे अमीनो एसिड होते हैं, आप इतना भूल जाओ। तो मैंने बोला ऐसे हीमोग्लोबिन है, इस हीमोग्लोबिन में अंदर की साइड आयरन है, बाहर ऐसे चेन बनी हुई है अमीनो एसिड की। तो ये जो अमीनो एसिड की चेन होती है ना, इस अमीनो एसिड की चेन में अमीनो एसिड की पोजीशन चेंज हो जाती है, पोजीशन चेंज हो जाती है। मान लो यहाँ पर कोई ए नाम का, मैं एग्जांपल दे रही हूँ, ए नाम का अमीनो एसिड था, वो होना चाहिए था, यहाँ पर बी होना चाहिए था, यहाँ पर सी होना चाहिए था। लेकिन उस बच्चे के अंदर कुछ ऐसा चेंज हुआ, उसके जीन में, उसके क्रोमोसोम में कोई ऐसा चेंज हुआ कि ए वाला बी की जगह चला गया, बी वाला सी की जगह चला गया। और जब ऐसा होता है, जब इस हीमोग्लोबिन से लगे हुए प्रोटीन की जो चेन है, उस पर लगे हुए अमीनो अम्ल की पोजीशन चेंज हो जाती है, ए वाले की जगह पर बी, बी वाले की जगह पर सी। तो बच्चा ये अमीनो एसिड की चेन है, जब ये चेंज होती है तो हमारे खून में एक टाइप की सेल्स होती हैं, और जिन सेल्स का नाम होता है RBC, रेड ब्लड सेल, लाल रुधिर कोशिका। और ये लाल रुधिर कोशिका जनरली आपको अंडे की आकार की दिखती है। अब अंडा आकार कैसा होता है आप समझ सकते हैं, अंडा कैसा दिखता है। लेकिन जब इस RBC, सी का मतलब क्या है, सेल, जब इस सेल के क्रोमोसोम में या जीन में चेंज हुआ, तो इस सेल के अंदर जो हीमोग्लोबिन है, उस हीमोग्लोबिन से लगी हुई प्रोटीन की चेन में अमीनो एसिड एक दूसरा की जगह आपस में चेंज कर लेते हैं। तो इस RBC का आकार अंडा आकार नहीं होता है, और वो हसिया आकार हो जाता है। और हसिया आकार कैसा, ये RBC अंडे के जैसी। अब अंडा कैसे बनाऊं, अंडा ऐसा सही बनता है, कैसा बनाऊं, मेरे को नहीं बनाना आएगा, आप देख लेना। ऐसी सी थी मान लो, लेकिन वो ऐसी नहीं है, अब वो ऐसी हो गई, चपटी हो गई, हसिये के आकार की जैसी हो गई। ठीक है, तो इस बीमारी को बोलते हैं सिकल सेल अनीमिया। और ये RBC आपस में ऐसे चिपकने लग जाती हैं, एक RBC, दूसरा RBC, तीसरा RBC। और जब RBC ऐसे आपस में हसिया आकार की हो जाएंगी, RBC का आकार बदल गया, और जब RBC का आकार बदल जाता है तो इन बच्चों में खून की कमी भी हो जाती है। और खून की कमी को बोलते हैं हम क्या, अनीमिया, अनीमिया। तो ऐसे बच्चों में क्या लक्षण देखने को मिलेंगे, सुनो मेरे प्यारे बच्चों, इन बच्चों में जनरली खून की कमी होती है, अनीमिया होता है। पहली बात, इनका खून बार बार चेंज करना पड़ता है। दूसरा, इन बच्चों में ऑक्सीजन की कमी रहती है, हाँफ जाते हैं, सांस नहीं ले पाते हैं प्रॉपर, 4-5 सीढ़ियां चढ़ेंगे, क्योंकि बच्चा RBC का काम होता है। RBC का काम क्या होता है, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना, है ना, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना। तो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाता है, और इन बच्चों में ये क्या चाहिए, क्यों, तो ये वाला क्यों बंद करवा रहे हो, तो उसे बोल दो भी ये मत करो, सामने वाला कर लो, टीचर पढ़ा रहा है ना अभी। और वो भी हो गया, और वो अंदर वाला भी हो गया। तो सब लोग 10 मिनट आराम करें अभी। कितने सर की क्लास कितने बजे छूटेगी, ये वाला करवा दो अभी, मेरे वाला करवा दो, कोई बात नहीं, मैं गर्मी में रह लूँगी, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे वाला करवा दो, बोल दो, ठीक है। तो अब मेरे प्यारे बच्चों सुनो क्या हो गया यहाँ पर, टीचर को डिस्टर्ब मत करो, पढ़ा रहा है। देखो क्या हुआ, एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आएगा, मेरी बात ध्यान से सुनना, एक बार फिर रिपीट कर रही हूँ, ठीक है। सिकल सेल एनीमिया क्या होता है, वो अनेमिया, वो खून की कमी जिसमें RBC का आकार बदल जाता है। RBC का आकार होना चाहिए था अंडा आकार, लेकिन RBC के अंदर जो हीमोग्लोबिन होता है, जिस हीमोग्लोबिन में ग्लोबिन प्रोटीन की चेन है, उसमें अमीनो एसिड होते हैं, और वो अमीनो एसिड की पोजीशन चेंज हो जाती है। जब अमीनो एसिड की पोजीशन चेंज होने से RBC का आकार अंडा आकार नहीं होकर ऐसे हसिया आकार, या बच्चा कभी कभी बुक्स में लिखा होता है हाफ मून, आधे चांद के जैसा, हाँ तो चांद आधा ऐसे तो दिखता है, उसके जैसे आकार हो जाता है। और जनरली इन बच्चों में खून की कमी और ऑक्सीजन की कमी रहती है, और इनको बार बार उनका खून चेंज करना पड़ता है, और इसी को बोलते हैं हम क्या, इसी को बोलते हैं सिकल सेल अनीमिया। और ये बचपन से ही थी, ठीक है, बचपन से ही आपके साथ आएगी। अब मुझे बताओ बच्चा, यहाँ पर क्या चेंज हुआ है, यहाँ पर हीमोग्लोबिन की क्वालिटी चेंज होगी। भाई क्वालिटी का मतलब समझते हो कि इसका जो अमीनो एसिड की चेन थी वो चेंज हो गई।
ठीक है। तो ये एक बीमारी, ये नीट के एग्जाम का क्वेश्चन है, नीट में ये आएगा। नीट वाले बच्चे सुन लो ध्यान से, ये एक क्वालिटेटिव डिसऑर्डर है। यहाँ पर क्वालिटी चेंज हो रही है, क्वांटिटी चेंज नहीं हो रही, क्वांटिटी इतनी ही रहेगी, ठीक है। क्वालिटेटिव एग्जाम वो है, ठीक है। अब सुनो बच्चा, एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आएगा, वो कौन सी बीमारी है जो जेनेटिक है और जिसमें आरबीसी का आकार चेंज हो जाता है? तो क्या बताओगे? सिकल सेल एनीमिया। कैसा हो जाता है? सिकल के जैसा या आधे चांद के जैसा? तो ये एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। चलो अब नेक्स्ट बीमारी पे चलते हैं, थैलेसेमिया। नेक्स्ट बीमारी है, नेक्स्ट है थैलेसेमिया। थैलेसेमिया भी क्या होता है? खून की कमी होता है। लेकिन ये खून की कमी कैसे होगी? वहां पर भी खून की कमी हुई थी, लेकिन वहां पर आरबीसी का आकार बदला था। अब यहां पर क्या होता है बच्चा, यहां पर जो ग्लोबिन प्रोटीन है, भाई हीमोग्लोबिन है खून के अंदर, ये भी खून में ही होती है, हीमोग्लोबिन है, और यहां पर ये जो ग्लोबिन है इसका आकार नहीं बदलेगा, ना ही इसके अमीनो एसिड चेंज होंगे। ये ग्लोबिन या तो बहुत कम बनेगा या बहुत ज़्यादा बनेगा। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर हीमोग्लोबिन है वो या तो कम बनेगा या बहुत ज़्यादा बनेगा। और इस बीमारी के अंदर क्या होता है, एक रीज़न तो है हीमोग्लोबिन कम बन जाता है, जनरली कम ही बनता है, ज़्यादा नहीं बनता है। तो जब हीमोग्लोबिन कम है तो आप समझ सकते हैं, कम है तो कम है मतलब अनीमिया है, खून की कमी है। भाई खून का मतलब ही होता है हीमोग्लोबिन, ये समझ लो। तो थैलेसेमिया वाले बच्चों में क्या होता है, हीमोग्लोबिन में अमीनो एसिड की पोजीशन चेंज नहीं होती है, बस अमीनो एसिड जो हीमोग्लोबिन है उसकी संख्या कम हो जाती है, और जितने कम हीमोग्लोबिन उतना ही कम खून होता है। तो इन बच्चों में खून की कमी रहेगी। एक रीज़न तो ये होता है थैलेसेमिया वालों में। दूसरा बच्चा, थैलेसेमिया कब होता है? आरबीसी है, आरबीसी, सी का मतलब क्या होता है? सेल। और ये जो सेल है इनका जीवन काल कितना होता है? जो आरबीसी होती है इनका जीवन काल होता है 120 दिन का। मतलब आरबीसी बनेंगी और 120 दिन अपना काम करेंगी, फिर मर जाएंगी, फिर बनेंगी, फिर मर जाएंगी, फिर बनेंगी। लेकिन थैलेसेमिया वाले बच्चों में आरबीसी का जीवन काल कम हो जाता है, 50 से 60 दिन का हो जाता है। भाई आरबीसी बनी थी और 120 दिन काम करना था, लेकिन बन के 50-60 दिन में ही मर गई। बनी मरी, बनी मरी, बनी बनी, तो बनी मरी। तो बताओ आरबीसी की कमी, और आरबीसी की कमी मतलब हीमोग्लोबिन की कमी, और हीमोग्लोबिन के मतलब खून की कमी, और इन बच्चों को थैलेसेमिया वाले बच्चे बोलते हैं। तो अब एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएगा? एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि आरबीसी का आकार बदलने से कौन सी बीमारी हुई थी? सिकल सेल अनीमिया। वो भी क्या था? एक आनुवांशिक रोग। और ये भी क्या है? एक आनुवांशिक रोग है, थैलेसेमिया। थैलेसेमिया में बच्चा आरबीसी की क्वालिटी चेंज नहीं हो रही है, आरबीसी की क्वांटिटी कम हो रही है। तो ये एक क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर है, संख्या कम हो जाती है आरबीसी की। और दूसरा, हेमोग्लोबिन की संख्या या फिर आरबीसी का जीवन काल घट जाएगा। एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएगा? हीमोग्लोबिन की मात्रा कम बनने पर या आरबीसी का जीवन काल कम होने पर कौन सा जेनेटिक डिसऑर्डर होता है? थैलेसेमिया। क्यों हुआ? क्योंकि सेल के अंदर जो क्रोमोसोम था या जीन था उसमें चेंज आ गया, और सेल के अंदर क्रोमोसोम और जीन में चेंज आता है तो क्या पैदा होते हैं? आनुवांशिक रोग होते हैं। तो यहां पर कौन सा आनुवांशिक रोग? थैलेसेमिया। ये लो एग्जाम में क्वेश्चन 4 पढ़ा दिए, ध्यान से सुनना। सिकल सेल एनीमिया, आरबीसी का आकार चेंज होने से, आरबीसी के अंदर जो हीमोग्लोबिन है वो कम बनने से या उसका जीवन काल कम होने से थैलेसेमिया। तीसरा, हीमोफीलिया, ब्लड का क्लॉट नहीं बनना। और चौथा कौन सा था, मैं खुद भूल जाती हूँ, कलर ब्लाइंडनेस, मतलब आंखों के अंदर जो कॉर्न सेल्स हैं उनके जीन और क्रोमोसोम में दिक्कत होने से। चारों नोट करवा दी मैंने आपको जेनेटिक। अब 5वें लिखो। अब हमें कुछ पढ़ने हैं सिंड्रोम। पहला लिखेंगे लाइनफेल्टर सिंड्रोम। अब बच्चा, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे व्हाट इज सिंड्रोम? सिंड्रोम का मतलब होता है क्लस्टर ऑफ डिजीज। बहुत बार बता भी चुकी हूँ, सिंड्रोम का मतलब होता है कि क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, ग्रुप ऑफ डिजीज। बहुत सारी बीमारियों का एक ग्रुप आ गया, लेकिन ये बीमारी कब आई? बाय बर्थ आई है, जन्म के साथ आई है। इसलिए इन बीमारियों को हमने क्या बोल दिया? जेनेटिक बोल दिया, आनुवांशिक। ऐसा कोई बीमारी एक नहीं, ऐसी बहुत सारी बीमारियां एक साथ आ गई और जो बाय बर्थ थी तो उनको हम क्या बोलते हैं? सिंड्रोम या जेनेटिक डिजीज।
या जेनेटिक डिजीज। एक बार फिर सुनो, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम का मतलब होता है क्लस्टर ऑफ डिजीज। अब ये बीमारी कैसे बनती है बच्चा? तो ये बीमारी बनती है, मेरी बात ध्यान से सुनना, ये बीमारी जनरली पैदा होती है जब मेल एलोसोम में प्रॉब्लम हो। मेल एलोसोम का मतलब समझते हैं आप? नर के एलोसोम, मतलब लड़कों के एलोसोम। लड़कों में कैसे होते हैं क्रोमोसोम? 44 प्लस X, Y ऐसे होते हैं लड़का। ये एक नॉर्मल लड़का है, जैसे आप नॉर्मल हो वैसे एक नॉर्मल लड़का है, ये एक नॉर्मल बॉय है। लेकिन ये सब कब की बात है? जन्म से पहले की। भाई जब आप मम्मी के पेट में थे तो आपके अंदर कुछ सिंड्रोम पैदा हो गए। उसमें से एक सिंड्रोम का मतलब है कौन सा? क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। वे जन्म के साथ आएगा। अब ये कब पैदा होता है? जब लड़के के क्रोमोसोम्स में दिक्कत हो, मेल एलोसोम में। लड़कियों में कोई लेना देना नहीं होता है यहाँ पर। जब कोई लड़का बन रहा है माँ के पेट में, वो नॉर्मल बनना चाहिए था 44 प्लस X, Y। ये नॉर्मल मेल है 44 प्लस XY। लेकिन यहाँ पर होता क्या है? यहाँ पर इस सेल के अंदर, जिस सेल के अंदर ये क्रोमोसोम है और ये लड़के की सेल है, उसके जीन या क्रोमोसोम में प्रॉब्लम होगी। कोई जीन कट गया, फट गया, क्रोमोसोम एक डिलीट हो गया, एक ज़्यादा ऐड हो गया। अब कैसे होता है? ये नॉर्मल लड़का था, यहाँ तक ये बॉय था। अब क्या होता है? इस लड़के के अंदर क्रोमोसोम में चेंज आ जाता है। कैसा चेंज? इसके साथ एक क्रोमोसोम और ऐड हो जाता है, और विच क्रोमोसोम? X क्रोमोसोम। जब ये लड़का माँ के पेट में था, ये बन रहा था, यहाँ तक ये नॉर्मल बॉय था। लेकिन इस लड़के में एक नया क्रोमोसोम, एक X आकर और ऐड हो जाता है। जब X आया तो मुझे ये बताओ टोटल क्रोमोसोम्स कितने हुए? 44, 45, 46, 47। क्या क्रोमोसोम का पेयर बना? क्या क्रोमोसोम जोड़े में आया? नहीं आया। 46, 48, 50 ऐसे होता तो जोड़ा होता। और जब जब क्रोमोसोम ज़्यादा होते हैं 46 से, जब जब क्रोमोसोम 46 से कम होते हैं, तब तब जेनेटिक डिसऑर्डर होते हैं, तब तब आनुवंशिक रोग होते हैं। यही तो मैं आपको बता रही हूँ, यही तो मैं आपको समझा रही हूँ। ठीक है, तो अब सुनो मेरे प्यारे बच्चों, ये X कैरेक्टर लाता है फीमेल वाले, लड़की वाले। यहाँ तक वो लड़का था, एक नया X आ गया, बेचारे की दुनिया ही बदल गई, और ये लड़की वाले कैरेक्टर ले आया। और ये ऐसे लड़के बन जाते हैं क्या? आपके क्या होते हैं ये? किन्नर, जिनको हम क्या बोलते हैं? किन्नर बोलते हैं। इनमें क्या होगा? प्रॉपर इनके सेक्सुअल ऑर्गन्स डेवलप नहीं हो पाएंगे। कुछ लड़कियों वाले कैरेक्टर आ जाएंगे। भाई X क्रोमोसोम, लड़कियों में XX होते हैं, तो X हमेशा लड़की वाले कैरेक्टर लेके आ जाता है। लेकिन अगर Y के साथ है तो लड़के वाले कैरेक्टर लाएगा। लेकिन अकेला X आता है तो लड़कियों वाले कैरेक्टर लेके आता है। और ये बन जाते हैं ट्रांसजेंडर। अब ट्रांसजेंडर तो आप समझते ही होंगे, अब मैं क्या बताऊँ आपको। ठीक है, किन्नर बन जाते हैं। लड़कियों के जैसे ब्रेस्ट बन जाएंगी इनकी, सेक्सुअल ऑर्गन प्रॉपर डेवलप नहीं हो पाते हैं, आवाज़ इनकी लड़कों जैसी होती है, दाढ़ी मूछ भी थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की आती रहती हैं, शरीर में दिखने में लड़का लड़की दोनों के कैरेक्टर दिखते हैं, और ये ट्रांसजेंडर हो जाते हैं। तो एक्चुअली ट्रांसजेंडर्स हमारे जैसे नॉर्मल लोग हैं, हमें इनका मजाक नहीं बनाना चाहिए। भगवान की देन है, जन्म से पहले ही हो गए बेचारे, तो उनकी क्या गलती है? उन्होंने क्या गलत करा है? इनफैक्ट हम लोगों से ज़्यादा अच्छे होते हैं। उनके किसी भी इंसान की पहचान उसके कर्मों से होती है, जो कर्म करता है वो, और ये लोग बहुत अच्छे कर्म करते हैं। तो मुझे तो बहुत, मतलब ये लोग, इनकी कम्युनिटी की मैं बहुत रेस्पेक्ट करती हूँ। इतने हॉस्पिटल्स, इतनी लड़कियाँ अडॉप्ट करते हैं। और आपने देखा होगा फर्स्ट ट्रांसजेंडर ऑफ इंडिया क्या बने थे? IPS ऑफिसर बनी है इंडिया में। ठीक है, तो आप एग्जाम में क्वेश्चन, अब एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएगा? एक नॉर्मल इंसान से ही देखो पैदा हुआ है, इसकी मम्मी नॉर्मल है, इसकी मम्मी नॉर्मल, मम्मी की क्या गलती इसमें? इस बच्चे के क्रोमोसोम में प्रॉब्लम हो गई। ठीक है, प्रॉपर बन नहीं पाया। तो मुझे ये बताओ कि ये मेल क्रोमोसोम में प्रॉब्लम होने से बना है या फीमेल? मेल क्रोमोसोम में। टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना हो गया? 47। कौन सा नया आकर जुड़ा? X। ये एग्जाम का क्वेश्चन है। ठीक है, यही मैम Y क्यों नहीं आता है? नहीं आता बच्चा, Y पहले से है ही लड़के के पास, X आता है सिर्फ। नहीं, मैंने बोला ना X क्रोमोसोम, लड़के के क्रोमोसोम में प्रॉब्लम है तो लड़के में Y कहां से आ जाएगा? Y तो है ना उसमें पहले से ही। ठीक है, ओके, चलो। तो ये होता है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। ये भी जेनेटिक्स है भाई, बाई बर्थ मिली है इसको।
और कोई इलाज है ही नहीं। क्या इनका इलाज हो सकता है ट्रांसजेंडर का? कोई ना इलाज नहीं हो सकता है। गर्ल में ऐड नहीं होते हैं बच्चा, ऐसे तुम बोलोगे गर्ल में ऐड हो जाएगा। गर्ल में पहले से एक्स एक्स है, एक एक्स और भी ऐड हो गया तो लड़की पहले थी, लड़की ये, तो क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? सुना होगा इंडिया में फर्स्ट ट्रांसजेंडर आईपीएस ऑफिसर बनी है। सोचो क्या हो गया, उसकी कम्युनिटी चेंज होगी तो क्या हो गया? बढ़िया। देखो आईपीएस तुम लोग नहीं बन पाते, वो बन गए आईपीएस ऑफिसर। बस इतनी, कोई बात नहीं। आ गया सर वो एसी वाला, वो आपका गेट में नॉक कर रहा था बहुत देर से, उसको भेज दो आप, है ना अंदर, वो भेज दो। चलिए नेक्स्ट सिंड्रोम लिखो आप, क्लाइनफेल्टर के बाद नेक्स्ट सुनो डाउन सिंड्रोम। नेक्स्ट सिंड्रोम है डाउन सिंड्रोम। अब ध्यान से सुनना मेरी बातें, एक एक बात ध्यान से सुनते जाना। डाउन सिंड्रोम, अब इस डाउन सिंड्रोम में क्या होता है? ये दोनों में हो सकता है, ये लड़का में भी हो सकता है, मेल में भी हो सकता है, प्लस ये फीमेल में भी हो सकता है। ये लड़का लड़की दोनों में हो सकता है ये सिंड्रोम। इसका मतलब कौन से क्रोमोसोम में दिक्कत होगी यहां पर बताओ? इसका मतलब मैम लड़का लड़की में जो कॉमन क्रोमोसोम है उनमें प्रॉब्लम होगी। और कॉमन कौन से होते हैं, ऑटोसोम या एलोसोम? मैम ऑटोसोम। तो याद रखिएगा ये ऑटोसोम क्रोमोसोम में प्रॉब्लम होने से बनती है डाउन सिंड्रोम। हिंदी में सेम नाम है, डाउन सिंड्रोम। लड़का और लड़की ऑटोसोम में प्रॉब्लम होगी। अब क्या प्रॉब्लम होगी बताओ? ऑटोसोम्स कितने पेयर होते हैं? मैम ऑटोसोम्स 22 पेयर होते हैं, 22 जोड़े होते हैं। अब यहां पर क्या होता है इस बीमारी में, डाउन सिंड्रोम में जो 21 नंबर का पेयर है, 21वां पेयर है, हाँ जी मैम है भाई, एक पहला पेयर है, दूसरा पेयर है, चौथा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, ऐसे 21वां पेयर है। 22 पेयर होते हैं टोटल ऑटोसोम। अब 21वें पेयर में 2 क्रोमोसोम होना चाहिए क्योंकि जोड़ी का मतलब 2 होता है। लेकिन जिस इंसान में डाउन सिंड्रोम हुआ है उस इंसान के 21 नंबर के पेयर में 2 की जगह एक तीसरा क्रोमोसोम भी आकर ऐड हो जाता है। होने चाहिए थे मैम 2। फॉर एग्जाम्पल दे रही हूं मैं, ये क्रोमोसोम के नाम नहीं है ABC। मैंने बोला 21वीं जोड़ी क्रोमोसोम में एक A होना चाहिए था, एक B होना चाहिए था, यहां तक वो नॉर्मल इंसान है। लेकिन एक जबरदस्ती C आकर ऐड हो गया, और जब C आकर ऐड हुआ तो बच्चा इसको बोला जाता है ट्राइसोमी ऑफ 21st पेयर ऑफ क्रोमोसोम। 21वें गुणसूत्र के जोड़ी में 2 होने चाहिए थे, लेकिन त्रिकता आ गई। त्रिकती का मतलब 3 हो गए, और जैसे ही ये तीसरा क्रोमोसोम आया है तो पेयर नहीं बना। बच्चा पेयर नहीं बना तो गड़बड़ होगी ही होगी। अब कैसी गड़बड़ होती है? ऐसे बच्चे जब इनका जन्म होता है तो ये मेंटली रिटायर्ड होते हैं, मेंटली रिटार्डेशन वाले होते हैं। इनका दिमाग कच्चा होता है, कभी भी इनका दिमाग नहीं बन पाता, मंद बुद्धि वाले होते हैं। दूसरा, इनका जो फिजिकल बॉडी है, इनका जो शरीर है, फिजिकल बॉडी जो है वो इर्रेगुलर हो जाता है। शरीर कैसे ही हो सकता है? आधा कान होगा, आधी नाक होगी, एक तरीके का पार्ट, एक हिस्से का पार्ट होगा ही नहीं, हाथ ऐसे मुड़ा हुआ होगा, कैसे भी हो सकता है, पेट फूला हुआ होगा। और इन बच्चों को बोलते हैं हम मंद बुद्धि वाले, या इनको बोलते हैं मैंगोलिज्म। मैंगोलिज्म बीमारी का शिकार हुआ है ये। अब मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से सुनना मेरा सेंटेंस, मैंने क्या बोला। अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो फिर मेरा ध्यान से सुनना। एक बोला है ट्रांसजेंडर के बच्चे कैसे होते हैं। कभी आपने सुना ट्रांसजेंडर बच्चे पैदा कर सकता है? तुम भी यार ऐसे क्वेश्चन पूछते हो, माँ कसम मन पकड़ता है, मन करता है मारूं एक एक पकड़ के। ट्रांसजेंडर के बच्चे हो सकते हैं क्या? उनके सेक्सुअल ऑर्गन्स डेवलप नहीं होते हैं, ठीक है। चलो अब सुनो मेरी बात। डाउन सिंड्रोम में क्या होता है? डाउन सिंड्रोम लड़का लड़की दोनों में हो सकता है। लड़का में भी दिख सकता है, लड़की में भी दिख सकता है। तो बड़ी कॉमन सी बात हो गई, कौन से क्रोमोसोम में प्रॉब्लम हुई होगी? ऑटोसोम में। ऑटोसोम कितने पेयर हैं? 22 जोड़ी। तो जो 21वां पेयर है ऑटोसोम का, उस जोड़ी में 2 होने चाहिए था। मान लो एक ऐसे क्रोमोसोम था, एक ऐसे, 2 थे तो नॉर्मल था। लेकिन एक जबरदस्ती आके ऐड हो गया, मैं तो आऊंगा यहाँ पे, होता है ना कुछ बच्चे, मैं तो आऊंगा, वैसा है ये आ गया, ठीक है। तो जैसे ही ये आया तो बच्चा यहाँ पर
21वें पेयर में एक एक्स्ट्रा हो गया। तो भाई अगर ये लड़का था तो 44 प्लस XX था, अब एक और आके जुड़ गया यहाँ, तो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स यहाँ पर भी 47 हो रहे हैं। 46 होने चाहिए थे लड़का लड़की में, लेकिन एक आकर जुड़ गया। लेकिन कौन से पेयर ऑफ क्रोमोसोम में जुड़ा है? ट्राइसोमी ऑफ 21 पेयर ऑफ क्रोमोसोम। यही एग्जाम में क्वेश्चन आता है, सुन लो एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा। डाउन सिंड्रोम में किस नंबर के क्रोमोसोम के जोड़ी में दिक्कत होती है? 21वीं। यह एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। ट्राइसोमी ऑफ 21 पेयर ऑफ क्रोमोसोम को कौन सा सिंड्रोम बोलते हैं? डाउन सिंड्रोम। क्या बीमारी दिखेगी? फिजिकली शारीरिक, कोई शरीर की स्ट्रक्चर नहीं है, कैसे भी हो सकता है। मेंटली इल, दिमाग रिटायर्ड होते हैं, बचपन से ही पागल लोग होते हैं, सुना होगा ना, बचपन से ही पागल लोग होते हैं, वही होते हैं बच्चा ये। ठीक है, तो ये 6 नंबर की जेनेटिक डिजीज थी जिसको हम डाउन सिंड्रोम बोलते हैं। नेक्स्ट लिखेंगे टर्नर सिंड्रोम, 7 नंबर वाली टर्नर सिंड्रोम। ये सारे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं मेरे प्यारे बच्चों, नोट कर लेना इस चीज को। टर्नर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, ये जो सिंड्रोम है ये जनरली लड़कियों में होता है। अब लड़के लोग खुश हो जाएंगे कि मैम हमारा पीछा छूटा, है ना। तो ये लड़कियों में होता है। अब फीमेल्स में होता है तो मुझे बता सकते हो आप? जब सिर्फ लड़की में है तो कौन से क्रोमोसोम में प्रॉब्लम होगी? ऑटोसोम या एलोसोम? भाई दोनों में होती, लड़का लड़की में तो ऑटोसोम, लेकिन यहाँ पर फीमेल के एलोसोम में दिक्कत होगी। लड़कियों के एलोसोम गुणसूत्र में दिक्कत होती है। अब लड़कियों के एलोसोम कैसे होते हैं? कोई भी लड़की है उसके सेल में 44 प्लस X, Y क्रोमोसोम होते हैं। ओ सॉरी, X, X, लड़की है ना तो XX ऐसे होती है बच्चा। ये लड़की एकदम नॉर्मल लड़की है, बहुत बढ़िया लड़की है, ठीक है। लेकिन जिस लड़की में टर्नर सिंड्रोम हो गया, जब वो माँ के पेट में थी तो उस लड़की के सेल्स के अंदर कुछ क्रोमोसोम में प्रॉब्लम आ गई। कैसी प्रॉब्लम आई मेरे प्यारे बच्चों? यहां से इतनी गंदी प्रॉब्लम आई कि एक X क्रोमोसोम ही नहीं बना, सिर्फ एक बना बच्चों, एक बना, एक हो गया डिलीट, खाली हो गई ये जगह। और जब डिलीट हो गया तो मुझे बताओ टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना था? होना चाहिए था इस लड़की में 46, लेकिन है कितना? 44 प्लस 1 मतलब 45। अब इन लड़कियों में कुछ तो स्पेसिफिक करैक्टर दिखेंगे। और ऐसी लड़कियों में क्या करैक्टर दिखते हैं? तो मेरे प्यारे बच्चों, इन लड़कियों में ओवेरी नहीं बन पाता है। ओवेरी का मतलब होता है अंडा से, जहां पर एग बनते हैं, अंडे बनते हैं। और जब अंडा ही नहीं बना तो ऐसी लड़कियां स्ट्राइल हो जाती हैं, और स्ट्राइल का मतलब होता है बांझ। ये लड़कियां बच्चा पैदा नहीं कर पाती हैं, कभी भी जीवन में इसको बच्चे नहीं होंगे इस लड़की को। और ये स्ट्राइल फीमेल होती हैं, बांझ होती हैं। ये क्या होती हैं? बांझ होती हैं बच्चा। और यही एग्जाम में क्वेश्चन आता है। देखा होगा, जैसे हमारी फैमिली में ही एक चाची, उनको आज तक बेबी नहीं हुआ, 18 साल हो गए उनकी शादी हुई। अब मुझे पता नहीं है, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मैं तो ये सोचूंगी टर्नर सिंड्रोम है उनको, है ना। चलो, हो सकता है चाचा में कुछ कमी हो, लेकिन हम तो ये मानेंगे, ठीक है। चलो, तो अब एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा? टर्नर सिंड्रोम मतलब फीमेल लड़कियों में, लड़कियों के एलोसोम में दिक्कत हुई। टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना? 45। होना चाहिए था कितना? 46। कौन सा क्रोमोसोम डिलीट हुआ? X। तो लड़कियां क्या हो गई? स्ट्राइल, बांझ, उनमें ओवेरी अंडा से नहीं बन पाता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, 8 नंबर की बीमारी पटाऊ सिंड्रोम। बड़े अजीब अजीब से नाम हैं ये। पटाऊ सिंड्रोम, पटाऊ सिंड्रोम, हिंदी में भी पटाहू लिखेंगे। पटाऊ सिंड्रोम, सिंड्रोम है मतलब क्रोमोसोम में दिक्कत हुई होगी। अब ये लड़का लड़की दोनों में हो सकता है, ये कोई भेदभाव नहीं करेगा। ऐसे भेदभाव नहीं करना चाहिए, लड़का लड़की में दोनों इक्वल होते हैं। इनफैक्ट आज तक, हाँ, उनको सुपर फीमेल बोलते हैं, ऐसा बोल देते हैं। जो लड़कियां बांझ होती हैं, थोड़ी सी वो बहुत ही ज़्यादा ऐसी होती हैं, उनको उनकी आवाज़ बोल्ड होती है लड़कों जैसी, उनको सुपर फीमेल नाम देते हैं, बिल्कुल, ठीक है। मैम फिजिक्स का MCQ का PDF नहीं मिला है, मैं सर को बोल दूंगी, ठीक है। अब सुनो, पटाऊ सिंड्रोम में क्या होता है? ये लड़का लड़की दोनों में हो सकता है। जब दोनों में होता है तो किस में प्रॉब्लम होगी? अगेन ऑटोसोम में प्रॉब्लम होगी। यस मैम, भाई कोई भेदभाव नहीं है, लड़का लड़की दोनों में होंगे। जब ऑटोसोम में प्रॉब्लम है, ऑटोसोम कितने पेयर होते हैं? 22 पेयर। लेकिन यहाँ पर कौन से पेयर में गड़बड़ होती है? यहाँ पर गड़बड़ होती है 13th पेयर में, 13वें पेयर में। भाई 13 नंबर की जोड़ी थी क्रोमोसोम की,
उसमें 2 होने चाहिए था, 1 और 2, लेकिन जबरदस्ती 1 आता है और घुस जाता है एक और, तो 3 होती है, क्या बन जाती है? ट्राइसोमी बन जाती है। और जैसे ही ट्राइसोमी होगी, कौन से पेयर के क्रोमोसोम्स की? 13th पेयर क्रोमोसोम। तो कुछ तो नए लक्षण लाएगा भैया ये गुणसूत्र। अब क्या नए लक्षण लाएगा? तो ऐसे बच्चों में एक तो इनके लिप्स कट होते हैं, लिप्स के ऊपर कट लगा हुआ होता है, जो ये हॉट होते हैं ना उस पर ऐसे कट लगा हुआ होता है, ठीक है, ऐसे कट हुआ होता है। दूसरा, इन बच्चों में डाइजेशन नहीं होता है, डाइजेशन, पाचन, एंजाइम वगैरह बन ही नहीं पाते हैं। भाई डाइजेशन कौन करवाता है? एंजाइम करवाते हैं। इन बच्चों में एंजाइम नहीं बनते हैं, तो खाना वाना खा ही नहीं सकते, ज़्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहते हैं ये बच्चे, 3-4 साल तक जिंदा रहते हैं, उसके बाद मर जाते हैं, ठीक है। अंकुल दुबे कह रहे हैं मैम केमिस्ट्री की क्लास कब होगी? क्या आपको पता नहीं है? कल भी केमिस्ट्री की क्लास हुई थी साइंस स्पेशल 9 में, ठीक है। तो ये बच्चा, आप बताएंगे कि ये बच्चा डाइजेशन नहीं कर पाते हैं प्रॉपर, इनको लिक्विड डाइट देता है डॉक्टर, क्योंकि जो सॉलिड फूड है उसका डाइजेशन नहीं हो पाता है, सॉलिड फूड का डाइजेशन नहीं हो पाता है इसलिए, ठीक है बच्चा। तो जब 13वें पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स की ट्राइसोमी होती है तो पटाउ सिंड्रोम, जब 21वें की होती है तो डाउन सिंड्रोम, किसी लड़की में एक्स बना नहीं तो टर्नर सिंड्रोम, किसी लड़के में एक एक्स आके जुड़ गया तो ट्रांसजेंडर वाला, तो ऐसे बच्चा बन जाते हैं, ओके, ऐसे बन जाते हैं आपका पटाउ सिंड्रोम। नई न्यू एडमिशन लिया तो होम पेज पे शेड्यूल आता है, वो देख लिया करो, वो देख लिया करो। तो ये होता है पटाउ सिंड्रोम। अब बच्चा एक और सुन लो, एडवर्ड सिंड्रोम, ये लास्ट है, ये लास्ट जेनेटिक डिजीज है एडवर्ड सिंड्रोम, कभी पूछा जा सकता है। एडवर्ड सिंड्रोम अगेन क्या होता है बच्चा? लड़का लड़की दोनों में हो सकता है, मेल प्लस फीमेल, नर एवं मादा दोनों में हो सकता है। इसका मतलब कौन से क्रोमोसोम में प्रॉब्लम होगी? ऑटोसोम में। ये एग्जाम में क्वेश्चन आएगा भाई, जब लड़का लड़की दोनों में होता है तो हमेशा के लिए नोट कर लो ऑटोसोम में दिक्कत होती है। अब ऑटोसोम्स कितने होते हैं? 22 जोड़ी, लेकिन यहाँ पर कौन सी जोड़ी में दिक्कत होगी? यहाँ पर 18वीं जोड़ी में होगी। जोड़ी का मतलब क्या होता है? 2। 18वें जोड़ी में 1 और 2 ऐसे क्रोमोसोम थे, लेकिन एक और आके जबरदस्ती घुसेगा, जैसे ही घुसेगा तो कितने हो जाएंगे? 3। 3 को क्या बोलते हैं? ट्राइसोमी। त्रिकगुणता, हिंदी में बोलते हैं त्रिकगुणता। तो त्रिकगुणता होते ही क्या होगा? 3 क्रोमोसोम आते ही, लेकिन कौन सी जोड़ी में? 18वीं जोड़ी में। ट्राइसोमी ऑफ 18th पेयर क्रोमोसोम, इन लड़कों में, इन लड़कियों में क्या कैरेक्टर दिखेंगे? बहुत वजन कम होगा, वेट इनका कम, वजन बहुत कम, पतले दुबले होते हैं। दूसरा, इनकी उंगलियां होती है ना बच्चा, ये ऐसे रहती है, एक उंगली के ऊपर दूसरी, दूसरी के ऊपर तीसरी, ऐसी होती है। मैं तो कर नहीं सकती अब, है ना, तो ऐसी होती हैं। और इसको बोलते हैं फिंगर ओवरलैपिंग। देखना कभी किसी की हो तो, ओवरलैपिंग, एक दूसरे के ऊपर उंगलियां आपस में जुड़ी हुई होती हैं, एक दूसरे के ऊपर आपस में उंगलियां जुड़ी हुई होती हैं। और इसके अलावा इनका एक पांव मुड़ा हुआ होता है, पैर जो है वो मुड़ा हुआ होगा, पेट फूला हुआ होगा, और ये बच्चे भी ज़्यादा दिन तक जिंदे नहीं रहता है, ठीक है, 5, 7, 8, 10, 8, 7 साल तक जिंदा रहते हैं। तो जब 18वें पेयर क्रोमोसोम में दिक्कत हुई तो उनका वजन कम, उंगलियां आपस में ओवरलैप्ड होती हैं, ऐसे एक दूसरे के ऊपर होती हैं, हमेशा मुट्ठी बंद रहती है, उंगली सीधी भी नहीं होती है इनकी, एक पांव मुड़ा हुआ होगा, पेट इनका फूला हुआ होता है। नेट पे डायग्राम देख लेना, आप देख सकते हो। तो जब 18वां पेयर की ट्राइसोमी होती है, त्रिकगुणता होती है, तो कौन सा सिंड्रोम पैदा होता है बच्चे के अंदर? एडवर्ड सिंड्रोम होता है, एडवर्ड सिंड्रोम होता है। और ये सिंड्रोम्स बाय बर्थ होते हैं, और बता चुकी हूँ वो सिंड्रोम जो बाय बर्थ होते हैं वो जेनेटिक डिसऑर्डर कहलाते हैं। बोलो यस और नो। इतनी बीमारियां आपको, सुशील क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं? मैं पढ़ाते टाइम आपके क्वेश्चन का जवाब नहीं दूंगी, ठीक है। तो ये सब बच्चा आप बताएंगे क्या? ये सारे जेनेटिक डिजीजेस हैं, ठीक है। नहीं सिंधु छोड़ूंगी नहीं, पढ़ाऊंगी मैं अभी, आज खत्म करूंगी। ये है बच्चा सारे के सारे जेनेटिक डिजीज।
अब बात करते हैं, ये जेनेटिक खत्म हो गई है, इससे ज़्यादा नहीं पढ़नी है। अब बात करते हैं नॉन इन्फेक्शियस डिजीज, वो बीमारियां जो किसी के इन्फेक्शन से नहीं होंगी। नॉन इन्फेक्शियस डिजीज ये लास्ट है, उसके बाद आज हमारा ये चैप्टर ही खत्म। ठीक है, आज ये चैप्टर खत्म हो जाएगा हमारा, बच्चा पढ़ लो बस। 4-5 बताऊंगी, छोटा सा है, 15-20 मिनट का। असंक्रामक रोग, फिर नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे कल। असंक्रामक रोग, नॉन इन्फेक्शियस डिजीज, वो बीमारियां जो बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, प्रोटोजोआ इनके इन्फेक्शन से नहीं होती हैं, है ना। इनके इन्फेक्शन से नहीं होती, कुछ हार्मफुल एलिमेंट के इन्फेक्शन से होती हैं। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहला लिखो कैंसर। कैंसर लिखो, पहली बीमारी लिखो कैंसर, जिसको करक रोग बोलते हैं हम। कैंसर को बोलते हैं करक रोग। ठीक है, कैंसर बताएंगे, भी बताते हैं क्या होता है कैंसर, सब बताती हूँ कैंसर के बारे में। ठीक है, कैंसर, डायबिटीज भी इसी में आता है, लेकिन डायबिटीज में पहले पढ़ा चुकी हूँ, इसलिए मैं आपको डायबिटीज यहाँ नहीं पढ़ाऊंगी बच्चा। इंसुलिन जब पढ़ाया था तो डायबिटीज पढ़ा चुकी हूँ कि एक जुवेनाइल डायबिटीज होता है, डायबिटीज 2 होता है जो डाइट पे डिपेंड करता है आपकी, वो सब पढ़ा चुकी हूँ। अब जब मैं कैंसर के बारे में बात करूंगी तो सबसे पहला पॉइंट आता है कैंसर के बारे में स्टडी करना क्या कहलाता है। कैंसर के बारे में अध्ययन करना ऑन्कोलॉजी कहलाता है। और वो जीन या वो केमिकल्स, वो हार्मफुल केमिकल जो हमें कैंसर करते हैं, जैसे टोबैको तंबाकू कैंसर करता है, सिगरेट कैंसर करती है, तो ये एक बीमारी, वो जीन या वो केमिकल जो हमें कैंसर करते हैं उनको हम ऑन्कोजीन बोलते हैं, ऑन्कोजिन बोलते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं बच्चा कैंसर होता क्या है। एक लाइन में बताऊं कैंसर क्या होता है, तो अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन इज नोन एज कैंसर। अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन इज नोन एज कैंसर। कैंसर क्या होता है, तो जब हमारे बॉडी में सेल्स के अंदर कोशिका विभाजन अनियंत्रित हो जाए, कोशिका विभाजन जब अनियंत्रित हो जाता है तो वो कैंसर बीमारी का रूप ले लेता है। कोशिका विभाजन अनियंत्रित, अनकंट्रोल्ड, कंट्रोल नहीं है। हमेशा हमारे बॉडी में सेल डिवीजन होता है। व्हाट इज सेल डिवीजन? एक सेल है वो अपने आप को डिवाइड करके नई 2 सेल्स बनाती है, तो जिस प्रोसेस के थ्रू डिवाइड हुई है उसी को तो कोशिका विभाजन बोलते हैं। लेकिन ये कंट्रोल्ड वे में रहता है, ये पता हुआ होता है कि प्रॉपर इस ऑर्गन को इतनी सेल्स चाहिए, लेकिन जब ये अनकंट्रोल्ड हो जाए तो वो कैंसर का रूप ले लेता है। कैसे? अब मैं आपको समझाती हूँ कैसे। तो उसमें करवा दो, क्यों? तो उसको सैनिटाइज कर दो भाई, ये क्या बात होती? रुको हम बात करते हैं। हाँ बोल दो, सैनिटाइज कर दिया उसको। कैंसर जेनेटिक नहीं होती है, मैंने कब बोला यार कैंसर जेनेटिक होती है? तुम लोग क्या बात करते हो यार? तमन्ना थोड़ा ध्यान से सुनो यार, कैंसर को जेनेटिक थोड़ी ना होती है। मैंने बोला साफ साफ लिखा हुआ नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। ठीक है, सुनो भाई, कर दो यार, ऐसी टीचर्स क्लास नहीं ले रहे। पता है काफी देर से बंदा चालू कर रखा है, कंप्रेसर गर्म हो गया। अब क्या है उसमें, कितना टाइम लगेगा? कर रहा हूँ। सुनो, अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन इज नोन एज कैंसर। अब बच्चा मेरी बात सुनना, एक नॉर्मल सेल में और जिस सेल में कैंसर है उसमें क्या डिफरेंस होता है, पहले ये बात सुनो तो आपको मेरी बात बहुत समझ में अच्छे से आ जाएगी। हमारे बॉडी में 2 प्रकार की कोशिकाएं हैं हमारी नहीं, जिसको कैंसर है उसको। एक है नॉर्मल सेल, सामान्य कोशिका, एक है कैंसर सेल, जिस सेल के अंदर कैंसर बना हुआ है। क्या डिफरेंस दिखेगा आपको? तो सुनना मेरे प्यारे बच्चों, क्या दिखेगा आपको? तो होता क्या है कि मान लो यहां पर एक सेल है, यहां पर एक सेल है, इस सेल ने ऐसे डिवीजन करा तो इस सेल से आगे ऐसे दूसरी सेल बनी, तीसरी बनी, चौथी बनी, 5वीं बनी, 6ठी बनी, ऐसे बनेगी। ये सेल्स जब आपस में टच होने लग जाती हैं तो इनका सेल डिवीजन रुक जाता है। भाई कोई भी ऑर्गन है, अंग है, उसके अंदर ऐसे सेल बनी, ऐसे एक लाइनिंग में सेल बन रही हैं, और जब ये सेल्स आपस में टच होने लग जाती हैं, एक दूसरे के टच होने लग जाती हैं, तो इनका सेल डिवीजन रुक जाता है और इसको बोलते हैं कॉन्टैक्ट इनहिबिशन।
कॉन्टैक्ट इनहिबिशन का मतलब होता है कि जब सेल्स आपस में कॉन्टैक्ट करने लग जाती हैं, टच करने लग जाती हैं, तो वहीं पर सेल डिवीजन रुक जाता है, वहीं पर सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन रुक जाता है। लेकिन जब ये कॉन्टैक्ट इनहिबिशन रुके ही नहीं, कैसे? ऐसे बच्चा, ऐसे बनी एक लाइनिंग, फिर इसी के ऊपर ऐसे दूसरी, तीसरी, चौथी, ऐसे ऐसे सेल्स बनती जा रही है, बनती जा रही है। इसमें कोई कॉन्टैक्ट इनहिबिशन है ही नहीं, आपस में टच हो रही है, बहुत सारी ऐसी सेल्स बन रही हैं और ये बहुत सारी सेल्स आगे चलकर ट्यूमर का रूप ले लेती हैं। और इसी ट्यूमर से, ट्यूमर का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों गांठ, और इसी ट्यूमर को आगे चलकर हम कैंसर का नाम दे देते हैं। तो मैंने क्या बोला कि कोई भी एक नॉर्मल सेल है, जब उसमें सेल डिवीजन होता है, कोशिका विभाजन होता है, तो उस ऑर्गन को पता होता है कि उसके पास इतनी सेल्स हैं, इतनी ही बनानी है। तो क्या होता है बच्चा, जब सेल्स आपस में टच होने लग जाती हैं तो उनका सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन वहीं रुक जाता है, जिसको हम कॉन्टैक्ट इनहिबिशन बोलते हैं। लेकिन जब ये सेल्स में कॉन्टैक्ट इनहिबिशन नहीं होता है, एक के ऊपर दूसरी, दूसरी के ऊपर तीसरी, ये सेल डिवीजन अनकंट्रोल्ड हो गया, लाखों, करोड़ों, मिलियंस, ट्रिलियन सेल्स बन गई और वो जुड़ गई आपस में, एक गांठ बन गया, इसी गांठ को ट्यूमर, इसी को आगे चलकर कैंसर। अब आपको मेरी बात बहुत अच्छे समझ में आ गई होगी कि एक नॉर्मल सेल ऐसी दिखेगी और एक खतरनाक सेल जिसके अंदर कैंसर है वो आपको ऐसा दिखेगा। तो अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन ही क्या कहलाता है? ट्यूमर, या क्या कहलाता है? आप बताओगे, कैंसर कहलाता है। लेकिन बच्चा ये ट्यूमर भी जो होता है ना, ये दो टाइप का होता है, एक खतरनाक होता है, एक खतरनाक नहीं होता है। अब सुनो, खतरनाक कैसे, ले ली क्लास सब? अब देखो, ट्यूमर भी दो टाइप का होता है। कौन कौन सा? तो सुनो, एक होता है मैलिग्नेंट ट्यूमर, मैलिग्नेंट ट्यूमर, और एक होता है बेनाइन ट्यूमर। एक होता है मैलिग्नेंट और एक होता है बेनाइन ट्यूमर। अब मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से सुनना, बेनाइन क्या होता है और मैलिग्नेंट क्या होता है? वो ट्यूमर जो मूवेबल है। मूवेबल का मतलब समझते हो? आज यहां था, कल यहां है, परसों यहां है। अब एक दिन में नहीं, मतलब कहने का मतलब है कि आज यहां है, 1.5 साल बाद यहां है, उसके 6 महीने बाद यहां है। जो ट्यूमर ऐसे 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 ग्रो कर रहा है और अलग अलग ऑर्गन में जा रहा है, वो मैलिग्नेंट ट्यूमर है। बेनाइन का मतलब है जहां है वहीं है और छोटा सा है, ग्रोथ नहीं हो रही है। जैसे मोल, मोल का मतलब होता है तिल या मस, समझते हैं? मस होते हैं आपके बॉडी पर, किसी किसी इंसान के यहाँ मस होता है, यहाँ मस होता है, यहाँ मस होता है। वो भी एक टाइप का ट्यूमर ही होता है, लेकिन वो खतरनाक नहीं है। वो जहाँ है वहीं है, उसकी ग्रोथ नहीं हो रही है। किसी जमाने में उसकी ग्रोथ हुई होगी, हो गया अंदर वाला ठीक? ठीक है, किसी जमाने में वो हुआ और वहीं पर होके छोटा सा रह गया, वो आगे नहीं गया, उसको बोलते हैं बेनाइन ट्यूमर। बेनाइन ट्यूमर वो ट्यूमर होता है जैसे मस, मस समझते हैं ना, बहुत सारे लोगों के होते हैं हाथ पैरों पे, गले पे, कहीं पर भी। ये खतरनाक नहीं है। लेकिन ये क्या होता है, मान लो यहाँ पर ट्यूमर बना, ये कोई ट्यूमर बना यहाँ पर, मान लो। अब ये ट्यूमर है, इसका टुकड़ा थोड़ा सा टूट गया और टूट कर ये ब्लड में गया और ब्लड के साथ, खून के साथ ऐसे बह के यहाँ पर गया और यहाँ पर भी ऐसे बड़ा सारा ट्यूमर बना दिया। तो जो ट्यूमर फैल रहा है वो एक ऑर्गन में था, एक से दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, जैसे ब्लड कैंसर। आप जानते हैं ब्लड कैंसर, ब्लड कैंसर क्या होता है? बहुत जल्दी फैल जाता है। तो वो कैंसर जो खतरनाक नहीं है, या वो ट्यूमर जो खतरनाक नहीं है और जो थोड़ा बहुत कभी हुआ और फिर बेचारा रुक गया, उसको बोलते हैं बेनाइन ट्यूमर। नॉट मूवेबल, नॉट मूवेबल ट्यूमर इज नोन एज बेनाइन ट्यूमर। और जो मूवेबल है, बड़ा खतरनाक है। आज एक फेफड़े में इतना था, इतनी जगह में था, कल इतना कवर कर लिया, परसों इतना, और फिर 4-5 महीने बाद पूरा फेफड़े को लेके बैठ गया है, तो उसको बोलते हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर। ठीक है, उसको बोलते हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर। ये बात आप नोट कर लेना। ठीक है मेरे बच्चों, अब सुनो मेरे बच्चों, अब जो कैंसर होता है वो 3 टाइप का होता है। तो कैंसर कैसे बना? सेल डिवीज़न बहुत फास्ट हो गया। ठीक है, अब ये सेल डिवीज़न फास्ट कैसे होता है?
आप यूवी रेज के पास चले गए। अभी मैं कैंसर के कारण बताऊंगी आपको कैसे ये सेल डिवीजन फास्ट हो सकता है। कुछ लोग नाखून खाते हैं, उन नाखून खाने से भी आपके बॉडी में कैंसर हो सकता है। कुछ लोग बाल खाते रहते हैं, कुछ लोग पेंट वगैरह की स्मेल लेते रहते हैं, ये सब हो सकते हैं। अब पहले लिखो टाइप ऑफ कैंसर। कैंसर 3 टाइप का होता है, टाइप्स ऑफ कैंसर। कैंसर बीमारी 3 टाइप की होती है। कौन कौन सी? तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, पहला है कार्सिनोमा, हिंदी में कोई नाम नहीं होते इनका, कार्सिनोमा कैंसर। और यहाँ पर दूसरा होता है सैक्रोमा कैंसर। और तीसरा होता है ल्यूकेमिया, ये तो सुना होगा ल्यूकेमिया। 3 प्रकार का कैंसर होता है, कार्सिनोमा, सैक्रोमा, ल्यूकेमिया। कार्सिनोमा कैंसर क्या होता है? वो कैंसर जो हमारे एपिथेलियल टिश्यू में हो, जो एपिथेलियल टिश्यू होते हैं उपकला ऊतक। और ये ऊतक कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? सुनो, जो टिश्यूज किसके बनते हैं? सेल के बनते हैं। वो कैंसर जो एपिथेलियल टिश्यू में हो, फॉर एग्जाम्पल एपिथेलियल टिश्यू कहाँ होते हैं? लंग्स में होते हैं, लीवर में होते हैं, पैनक्रियाज में होते हैं, पेट में होते हैं, पित्त की थैली में होते हैं, ठीक है। इसके अलावा स्किन में होते हैं। तो इन सारे ऑर्गन के एपिथेलियल टिश्यू में जब ट्यूमर बनेगा तो वो कार्सिनोमा ट्यूमर या कार्सिनोमा कैंसर कहलाएगा। एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएगा? फेफड़े का कैंसर किस प्रकार का कैंसर है? कार्सिनोमा। लीवर का कैंसर किस प्रकार का है? कार्सिनोमा। पैनक्रियाज, पेट में भी कैंसर होता है, कोई बड़ी बात नहीं। छोटी आंत में, बड़ी आंत में, स्किन में, पित्त की थैली में, ये कैंसर है, ये कार्सिनोमा है। क्योंकि इन सब ऑर्गन में कौन से टिश्यू होते हैं? एपिथेलियल टिश्यू होते हैं। टिश्यू सेल के बने हुए होते हैं। जब सेल्स अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन करेंगी तो इन सब में क्या होगा? इन सब में क्या पैदा हो जाएगा? कैंसर। सैक्रोमा क्या होता है? सैक्रोमा बच्चा, सैक्रोमा आप ऐसे याद कर लो सिर्फ, मैं इसका एग्जांपल बताती हूँ, आपको तो डिटेल रहने दो। मीजोडर्मल टिश्यू से बनते हैं वो, जैसे बोन कैंसर। बोन कैंसर इसका एग्जाम्पल आता है सबसे अच्छा, जैसे बोन कैंसर, ठीक है, बोन कैंसर। और ल्यूकेमिया, ब्लड कैंसर। जब ब्लड के अंदर जो सेल्स है उनमें कैंसर होता है तो वो ल्यूकेमिया कहलाता है। और जब बोन में, हड्डियों में होता है कैंसर तो वो सैक्रोमा कहलाता है। और इन सारे ऑर्गन में होता है तो वो कार्सिनोमा कहलाता है। वो क्या कहलाता है? कार्सिनोमा कहलाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि मैम कैसे हो जाता है कैंसर। इनके एग्जाम्पल पूछा जाएगा, बार बार नहीं बताऊंगी, नोट कर लेना इसे। कैंसर कैसे हो सकता है? मैंने बोला सेल डिवीजन क्या करवाना पड़ेगा आपको? अनकंट्रोल्ड, अनियंत्रित। बहुत ज़्यादा ऐसे सेल डिवीजन होकर ट्यूमर बन रहा है, बहुत सारी सेल्स बन रही हैं, फालतू बन रही है। अब ये कैसे हो सकता है? सुनो, या तो आप किसी यूवी रेज के कांटेक्ट में गए हैं, अल्ट्रावायलेट रेज पैरा बैंगनी किरणें पड़ी इस सेल के ऊपर, और जैसे ही सेल के ऊपर पड़ी बहुत फास्ट सेल डिवीजन हुआ, कैंसर हो गया। या आप खाते हो टोबैको मतलब समझते हो? तंबाकू खाते हैं कुछ लोग, बीड़ी सिगरेट पीते हैं, उसमें तंबाकू होता है। और आता है ना टोबैको कॉजेज कैंसर। टोबैको के अंदर जो टॉक्सिक जो आपका वो जो क्या होता है, वो टार आता है, वो इस सेल के सेल डिवीजन को फास्ट कर देता है, कैंसर होगा। इसके अलावा बहुत सारे लोग नेल्स खाते हैं, नाखून का टुकड़ा जाने से ये हो सकता है अनकंट्रोल्ड। कोई हार्मफुल केमिकल जैसे कोई डस्ट पार्टिकल हो गया, पेंट कर रहे हैं आप घरों में तो मास्क लगाना चाहिए, पेंट का पार्टिकल हो गया, कोई पोल्यूटेंट प्रदूषक तत्व हो गया, है ना, कोई हार्मफुल मेटल चली गई आपके बॉडी में, या बच्चा कोई वायरस भी बहुत खतरनाक है, उसने भी गया, वायरस गया और वो गया और इस सेल डिवीजन को फास्ट कर देगा। कोई भी ऐसा केमिकल जो सेल डिवीजन को अनकंट्रोल कर दे, वो सारे केमिकल, वो सारी रेज क्या कहलाते हैं? कार्सिनोजेनिक कहलाते हैं, कैंसर कॉजिंग एलिमेंट्स कहलाते हैं,
बताओ आपको मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? बताओ आपको मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, इसलिए मैं कहती हूँ नाखून नहीं खाने चाहिए, क्योंकि नाखून में आगे वाले पार्ट में डेड सेल्स होती हैं, ये जाकर इन अनकंट्रोल डिवीज़न करवा देती हैं। पेंट वगैरह के मॉलिक्यूल नहीं जाने चाहिए, है ना, कोई ख़राब पॉल्यूटेंट नहीं जाना चाहिए, एक्स रेज, गामा रेज, यूवी रेज के कांटेक्ट में नहीं जाना चाहिए आपको। ये सारे रीज़न हैं जो आपको कैंसर कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कैंसर है या नहीं, उसके लिए कौन सा टेस्ट करवाते हैं। उसके लिए 3 टेस्ट किए जाते हैं। पहला होता है बायोप्सी, दूसरा होता है MRI, तीसरा होता है CT स्कैन। ये नाम सुने होंगे आप, वाकिफ होंगे इन सारे नाम से। 3 टेस्ट करते हैं तो पता लगता है आपको कैंसर है या नहीं। व्हाट इज बायोप्सी? सबसे पहले ये सुनो, डॉक्टर को सस्पेक्टेड है, डॉक्टर को पता लग रहा है कि किसी के फेफड़े में कैंसर हो रहा है, डॉक्टर को लग गया, मतलब सिम्टम्स हैं उसके, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है, खून खराब हो गया, डॉक्टर को लग रहा है इसे कैंसर है। डॉक्टर फेफड़े का टिश्यू का एक टुकड़ा निकालेगा, एक साइड का मान लो ये फेफड़ा है, यहाँ से हल्का सा एक टिश्यू का टुकड़ा निकाला और इस टिश्यू के टुकड़े को रखा कहाँ पर? माइक्रोस्कोप के नीचे रखा, और माइक्रोस्कोप पे रखने पर इस टिश्यू के अंदर ऐसे छोटी छोटी गांठें बनी हुई दिख रही हैं। पता लग जाएगा क्या है? कैंसर है, कैंसर है। ठीक है बच्चा, ठीक है। तो बच्चा बायोप्सी में क्या करते हैं, पर्टिकुलर एक ऑर्गन का ऐसे छोटा सा टुकड़ा या टिश्यू निकालते हैं, उसे लैब में लेके जाते हैं, माइक्रोस्कोप पे रखते हैं और वहाँ से देख लेते हैं उसके अंदर टिश्यू, वो ट्यूमर बन रहा है कि नहीं बन रहा है। देख, छोटा सा टुकड़ा आपके शरीर से बाहर निकालना बायोप्सी कहलाता है। अब बात करते हैं व्हाट इज MRI। MRI क्या होता है? MRI में क्या करता है? MRI की फुल फॉर्म किसी को पता है क्या होता है? मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेज। MRI की फुल फॉर्म लिखो, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेज। एक इमेज बनती है, एक MRI मशीन होती है, देखी होगी आपने। उस MRI मशीन के अंदर आपका, अब डिपेंड करता है कौन से ऑर्गन की, जैसे ब्रेन में आपके कैंसर मान लो तो ब्रेन को उसके अंदर देते हैं MRI मशीन के अंदर, और मैग्नेटिक फील्ड लगाकर एक 3D इमेज क्रिएट की जाती है। इस पर मैग्नेटिक फील्ड, अब मैग्नेटिक फील्ड, ये फील्ड आप ये तो फिजिक्स का चैप्टर में नहीं पढ़ा पाऊंगी, चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड लगाया जाता है और वहाँ से एक 3D इमेज बनती है आपके ब्रेन की, और वो साफ दिख जाता है कि दिखा देता है कि इस पार्ट पे आपको कैंसर है या नहीं। तो ये MRI है दूसरा टेस्ट। तीसरा है CT स्कैन। CT स्कैन में क्या करते हैं? CT स्कैन की फुल फॉर्म होती है कंप्यूटेड टोमोग्राफी। पहले इसकी फुल फॉर्म लिखो, कंप्यूटेड टोमोग्राफी। हिंदी में कोई फुल फॉर्म नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। इसमें भी क्या करते हैं, एक ऐसे मशीन है CT स्कैन, उसके अंदर एक बेड लगा हुआ, उस बेड पे इंसान को लेटाया मान लो, या मुकेश को लेटाया, और इसके अंदर पूरी बॉडी जाती है। जब पूरी बॉडी CT स्कैन मशीन के अंदर जाती है तो आपका पूरा स्कैन होता है आपके बॉडी का, और आपकी 3D इमेज बनती है, और इसी 3D इमेज से देख लेते हैं, एक्सरे आएगा, 3D इमेज का एक्सरे आएगा, उस एक्सरे में दिख जाता है कि प्रॉपर इस पार्ट पे आपको ट्यूमर बना है या कैंसर बना है। तो ये 3 तरीके हैं। बायोप्सी में एक टुकड़ा निकाल के ले जाते हैं, और MRI में पर्टिकुलर एक पार्ट की MRI होती है, जैसे ब्रेन की होगी, ब्रेन में भी कौन से पार्ट की हो रही है, यहाँ से यहाँ से यहाँ से, मैग्नेटिक फील्ड लगा के 3D इमेज निकालते हैं। यहाँ एक्सरे बना के 3D इमेज लगाते हैं CT स्कैन में, कंप्यूटेड टोमोग्राफी में। ठीक है, MRI की फुल फॉर्म, CT स्कैन की फुल फॉर्म नोट कर लेना, बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, मैम कैंसर का इलाज क्या है? आपने बता दिया कैंसर होता कैसे है, कितने टाइप का होता है, कौन सा टेस्ट करवाते हैं। इलाज, 3 इलाज हैं बच्चा कैंसर के। देखो, सबसे पहला है सर्जरी। सर्जरी का मतलब है जिस पार्ट पर कैंसर बना है उस पार्ट की सर्जरी करेंगे, सर्जरी करके उस ट्यूमर को बाहर निकालेंगे। ऑपरेशन करेंगे भाई। जिस पार्ट पे मान लो ट्यूमर बना, ये फेफड़ा है, इसमें ट्यूमर बन रहा है, यहाँ से इस फेफड़े को कट करेंगे, इस ट्यूमर को निकाल के बाहर फेंकेंगे। ये या होगी। दूसरा होता है बच्चा कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी का नाम सुना होगा, बाल झड़ जाते हैं, कीमोथेरेपी। या इसी को दूसरा
कीमोथेरेपी या आप कीमोथेरेपी लिखो। इसमें क्या करते हैं, इसमें बच्चा हैवी ड्रग्स दी जाती हैं। अब ड्रग्स का मतलब रिया चक्रवर्ती वाले ड्रग्स नहीं है, और आजकल तो दीपिका पादुकोण भी इस कैटेगरी में आ गई है ना। ड्रग्स का मतलब है बहुत हैवी डोज, इतनी हैवी डोज। ये ड्रग क्या करती हैं, जो सेल्स बहुत फास्ट ग्रो कर रही हैं उन सेल्स का सेल डिवीजन को रोक देती हैं, सेल डिवीजन को रोक देती हैं। जो सेल्स बहुत जल्दी हमारे बॉडी में फास्ट ग्रो कर रही हैं, भाई अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन ही तो क्या कहलाता है, क्या कहलाता है बताओ। मान लो यहाँ पर एक सेल है, ऐसी ड्रग दी, ये ड्रग इस सेल की जड़ों को खत्म कर देगी यहाँ से, तो ये सेल डिवीजन नहीं कर पाता है। जब सेल डिवीजन नहीं होगा तो आपको कैंसर हो ही नहीं सकता। अब बच्चा आपके जो बाल होते हैं ना, हेयर्स, बाल भी बहुत जल्दी फास्ट ग्रोइंग सेल्स होती हैं बालों के अंदर। बालों के जो टिश्यू है ना, उनके अंदर जो सेल्स होती हैं वो बहुत जल्दी ग्रो करती हैं। तो जब ये ड्रग देते हैं तो इन ड्रग को देने का उद्देश्य तो था कि इन सेल की ग्रोथ को खत्म करवाना, लेकिन ये ड्रग यहाँ पर भी रिएक्ट कर जाती हैं और बाल बहुत जल्दी ग्रो करते हैं हमारे, तो ये जाकर बालों की जड़ों को भी कमज़ोर कर देती हैं और बाल झड़ जाते हैं। यही रीज़न होता है कि जब किसी इंसान को कैंसर होता है तो इसको कीमोथेरेपी दी जाती है तो उसके बाल झड़ जाते हैं, उसके बाल झड़ जाते हैं, ठीक है, बाल झड़ जाते हैं। भाई किसी सेल में बहुत जल्दी ग्रोथ हो रही थी, उसमें मैंने ऐसी ड्रग दे दी जिस ड्रग से उसकी ग्रोथ रुक रही है, उसके जड़ें कमज़ोर हो रही हैं, लेकिन हमारे बाल भी, बालों के अंदर फास्ट ग्रोइंग सेल्स होती है क्योंकि बालों की लंबाई बढ़ती रहती है, इसलिए बच्चा बाल भी झड़ जाते हैं उस इंसान के, बालों वाले में भी ड्रग काम लग जाती है। अब तीसरी होती है रेडिएशंस थेरेपी। रेडिएशंस दी जाती हैं, विकिरणें दी जाती हैं, जैसे गामा रेज। गामा रेज दी जाएगी, मान लो यहाँ पर कोई ट्यूमर बना है, गामा रेज इसको पेनिट्रेट करेगा, इसको भेदेगा, अलग अलग कर देगा इस ट्यूमर को, इसको बोलते हैं रेडिएशन थेरेपी। ये 3 इलाज है, या तो प्रॉपर सर्जरी करवा लो उस पार्ट की, या कोई हैवी ड्रग्स दे दो, कीमोथेरेपी केमिकल से दे दो, या रेडिएशंस गामा रेज उस गांठ को अलग अलग करके आ जाती है। ये आपका कैंसर था, मैंने आपको बता दिया कैंसर होता क्या है, कितने टाइप का होता है, कैंसर ट्यूमर से बनता है, उसके बाद कौन सा टेस्ट है, और इसके बाद आपको मैंने बता दिया इसका इलाज क्या है। अब बच्चा 4 बीमारी और लिख लो। एक लिख लो इटाई, इटाई, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, इटाई इटाई। एक लिख लो डर्मेटाइटिस, बस लास्ट चल रहा है बच्चा, थोड़ा सा पेशेंस रख लो, डर्मेटाइटिस। एक लिख लो मीना माटा, मीना माटा, बस मीना माटा। 3 पढ़ लो ये। चलो एक और लिख लो, बच्चा जब नीला पड़ जाता है, ब्लू बेबी सिंड्रोम, ब्लू बेबी सिंड्रोम। बच्चा नीला पड़ जाता है, नीला पड़ जाता है बच्चा और मर जाता है। बस ये 4 पढ़ लो, उसके बाद ख़त्म ये चैप्टर। इटाई इटाई रोग कब होता है? जब आपके बॉडी में कैडमियम धातु के मॉलिक्यूल चले जाते हैं, कैडमियम के कारण आपको इटाई इटाई होता है। जापान में हुई थी इसकी खोज, वहीं से इसका नाम पड़ा इटाई इटाई। इस बीमारी में क्या होता है, आपकी बैकबोन टेढ़ी हो जाएगी, रीढ़ की हड्डी टेढ़ी हो जाएगी, और साथ में क्या हो जाता है, आपका जो जॉइंट्स हैं हाथों पैरों के, उनमें दर्द होता है, जॉइंट्स में दर्द होता है, इंसान का बॉडी पोस्चर ढंग से नहीं बन पाता है, इसको बोलते हैं इटाई इटाई। पैरों में दर्द रहता है, ये भी आप नोट कर सकते हैं, लेग में दर्द रहता है, इंसान की हड्डियां कमज़ोर, मेन जो बीमारी होती है ना वो हड्डियों को कमज़ोर करती है, तो कैडमियम की वजह से इटाई इटाई होता है, एग्जाम में आ जाता है। निकिल की वजह से डर्मेटाइटिस होता है, जब निकिल धातु, अब ये निकिल किस में होती है, चॉकलेट खाते हो ना सब लोग, बहुत खाते होंगे चॉकलेट, या सिक्के, कॉइन्स, कुछ बच्चों की आदत होती है 5 का सिक्का मुंह में ले रखा होता है, उसे नहीं पता सिक्के के अंदर क्या होता है, निकिल होता है। कुछ लोग जिप को मुंह में ले लेते हैं, ऐसे जिप लगी हुई है उसके मुंह में लेते हैं, जिप में निकिल होता है। तो आपकी बॉडी में निकिल जाएगा, डर्म का मतलब होता है स्किन, स्किन में इन्फेक्शन कर देगा, स्किन लाल लाल कर देगी, स्किन उधड़ने लग जाएगी, उसको डर्मेटाइटिस बोलते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आए, चॉकलेट खाने से क्या हो जाता है, डर्मेटाइटिस,
चॉकलेट में क्या होता है? निकिल। निकिल से कौन सा बीमारी होता है? डर्मेटाइटिस। मीना माटा होता है मरकरी खाने से, मरकरी। और प्लस मैं बताऊं लेड से भी हो सकता है ये। मरकरी और लेड, सीसा धातु और पारा धातु जब आप खाते हो, बीच में सुना होगा कि मैगी में लेड आता है ना? जब ये खाते हो तो ये सीधा जाकर आपके ब्रेन पे अटैक करते हैं। ब्रेन पे अटैक करेंगे, नर्वस सिस्टम को कमज़ोर कर देंगे। बच्चा सुन नहीं पाएगा, बोल नहीं पाएगा, समझ नहीं पाएगा, मंद बुद्धि वाला बच्चा हो जाएगा यहाँ पर भी। ठीक है, मेनली बच्चा मरकरी से होता है, याद रख लेना। लेकिन लेड खाने से भी नर्वस सिस्टम डैमेज हो जाता है। वही बच्चा मंद बुद्धि का, सोचने समझने की पावर गायब हो जाएगी, स्पीचिंग पावर का लॉस हो जाएगा, हियरिंग सुन नहीं पाएगा, ऊंचा सुनेगा, बोल नहीं पाएगा ढंग से, और पढ़ लिख नहीं पाएगा। मेन होता है ये मरकरी से मीना माटा, ये बात याद रखना। लेकिन कभी कभी बुक्स में लेड भी दिया हुआ होता है, दोनों हो तो मरकरी को सही करना, मीना माटा। अब ब्लू बेबी सिंड्रोम कब होता है बच्चा? जब हमारे बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होती है, हमारा शरीर नीला पड़ता है। ये बात हमेशा के लिए याद रख लो। मरे हुए इंसान की डेड बॉडी देखोगे नीली दिखेगी आपको। ब्लू बेबी सिंड्रोम, बच्चा नीला पड़ गया जब आप खाने में नाइट्रेट फूड ज़्यादा लेते हैं और हमारे बॉडी में नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा हो जाती है। नाइट्रोजन ज़्यादा है और ऑक्सीजन कम है तो नीला पड़ेगा। ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। नाइट्रेट फूड जिसके अंदर नाइट्रोजन, चिप्स खाते रहते हो, चिप्स खाते हो, पैक्ड आइटम खाते हो, चिप्स, कुरकुरे, पता नहीं क्या क्या खाते हो, लेज, इन सब के अंदर नाइट्रेट आता है। जब ये ज़्यादा खाते हो तो नाइट्रोजन ज़्यादा हो जाता है, ऑक्सीजन कम। और जब जब ऑक्सीजन कम होगा तब तब बच्चा क्या होगा? नीला पड़ेगा और नीला पड़ के मर जाएगा, वो मर जाएगा, नीला पड़ के मर जाएगा सीधा। तो बच्चे का पूरा ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन ख़त्म हो जाता है, बच्चे के शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और बच्चा मर जाता है बच्चा। ये लो बीमारियाँ। ठीक है, ठीक है, ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है बच्चा। इटाई कैडमियम से होता है, बस ऐसे नोट कर लेना। निकिल से डर्मेटाइटिस होता है, मरकरी से मीना माटा होता है, और लेड भी सीधा नर्वस सिस्टम को डैमेज करता है। तो सेम से सिम्टम्स दिखते हैं, तो कभी कभी बुक्स में लेड भी मीना माटा के कारण दिखा देता है। ये लेड लिपस्टिक में भी आता है। लड़कियां लिपस्टिक लगाती है ना, बहुत सारी लड़कियां लिपस्टिक खाती रहती हैं ऐसे ऐसे। किसी दिन लपेटे में आ जाओगी, नहीं खाना, ठीक है। और ब्लू बेबी सिंड्रोम, नाइट्रेट फूड लेने से ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, बच्चा नीला पड़ जाता है और मर जाता है, ब्लू बेबी सिंड्रोम है। दैट्स ऑल अबाउट ह्यूमन डिजीज, खत्म। दैट्स ऑल अबाउट ह्यूमन डिजीज, खत्म। इतनी पढ़नी है, ठीक है। अब बच्चा कुछ बीमारियां थी जो मैंने हार्मोन वाली क्लास में करवा दी होंगी आपको, जब मैंने हार्मोन करवाया होगा, जैसे एडिसोन्स डिजीज, ग्रेव डिजीज, माइक्सोडेमा, गोइटर, है ना, ये सब मैंने वहाँ करवाया होगा, है ना। अब कुछ थोड़ी बहुत बीमारियां ब्रेन की हैं, तो वो ब्रेन के चैप्टर में आपको कवर करवा दूंगी, चिंता नहीं करो, ठीक है। अब एक बच्चा बोल रहा है मैम प्लांट डिजीज, तो भाई प्लांट की यहाँ क्यों करवाऊंगी मैं तो ह्यूमन डिजीज करवाई है मैंने। ओके चलो, हाशीमाटोडिजीज वो सब करवा चुकी हूँ मैं पीछे। जिनको मैंने एंडोक्राइन ग्लैंड्स वाला चैप्टर पढ़ाया है उनको करवा चुकी हूँ, जिनको नहीं करवाया है वो नहीं। आर्सेनिक भी जहरीला होता है, आर्सेनिक हमारी बॉडी में जहर पैदा करता है बच्चा। खत्म खत्म। आप मुझसे पूछ सकते हो आप कितनी बीमारियां पढ़ा दी रहे यार, कितनी पढ़ोगे, मुझे लग रहा है मैं बीमार हो गई पढ़ा क्या। मैम डर्मेटाइटिस में स्किन लाल हो जाती है, स्किन उधड़ने लग जाती है बच्चा, स्किन फटने लग जाती है और इचिंग होने लग जाती है स्किन के ऊपर, वो डर्मेटाइटिस होता है बस। हाँ, कीमोथेरेपी देने के बाद नाखूनों की ग्रोथ भी नहीं हो पाती है, नाखून भी नहीं बढ़ पाते हैं, बिल्कुल सही बोला मैम। मेरा सर भारी रहता है, घबराहट रहती है, तो थोड़ा सा लंबी लंबी सांसें लो, थोड़ा वॉक करो आप, हो सकता है सर भारी हो जाता है कभी कभी, कोई बड़ी बात नहीं है। मीना माटा में क्या होता है बता दो दिया, नर्वस सिस्टम डैमेज होगा, ब्रेन मेमोरी लॉस हो जाएगी, बोल नहीं पाओगे, सुन नहीं पाओगे, समझ नहीं पाओगे, ये लो याददाश्त चली जाएगी, मीना माटा है ये। कलर ब्लाइंडनेस जन्म के बाद होता है, नहीं बच्चा जन्म के साथ आता है, लेकिन कुछ लोगों में 5 साल के बाद दिखता है, कुछ लोगों में 10 साल के बाद दिखता है। क्रोमोसोम कहाँ होता है? सेल के अंदर होता है क्रोमोसोम।
सेल के अंदर होता है, कितनी देर तो पढ़ाया है। मैम पैरालिसिस क्या होता है, पढ़ाया है। पैरालिसिस न्यूरॉन्स खत्म हो जाते हैं, ब्रेन डैमेज हो जाता है, लकवा हो जाता है, पढ़ा चुकी हूँ। एक बच्चा मेरे से बहुत बार पूछ रहा है कि एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में कितने एटीपी बनते हैं। बच्चा लिख लेना, एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल। कौन पूछ रहा है ये बच्चा, इतनी बार पूछ रहा है। 38 एटीपी होते हैं। बच्चा जो भी पूछ रहा था मुझसे, बहुत दिनों से पूछ रहे हो तुम। क्रोमोसोम पूरे बॉडी में होता है। यस बच्चा, पूरा बॉडी सेल का बना हुआ है, सेल में क्रोमोसोम होता है। तुम भी यार। बाय, दैट्स ऑल टुडे, फिनिश ह्यूमन डिजीज। वी हैव डन विथ ह्यूमन डिजीज, खत्म। 38 होता है। कौन बच्चा पूछ रहा था ये? चलिए बच्चा, थैंक यू, बाय, कल मिलते हैं। बस बहुत हो गया, क्योंकि अगले टीचर की क्लास है। ऑलरेडी मैं 15 मिनट टीचर के खा चुकी हूँ। स्टूडियो खाली करना है मुझे। कोई डाउट हो तो पूछ लेना अगले क्लास में। थैंक यू।